तो जिसका आपको बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था वो हम लेकर के आ चुके हैं। आपकी परेशानी का हल हम लेकर के आ गए कहाँ? कॉमर्स की वन शॉट में। सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। मैं ले जाके एकदम डेप्थ में एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जिसका आपको बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था वो हम लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या लेके आए हैं? ये कॉमर्स वन शॉट। ठीक है, कक्षा 12वीं के लिए आपके लिए ये चैप्टर का। ठीक है, कौन सा चैप्टर सर? ओ शेट, चैप्टर ही नहीं लिखा। कोई बात नहीं, होगा। पहले कौन सा चैप्टर हुआ था सर? प्लानिंग हुआ था। आज जो है हमारा संगठन होगा। ठीक है, यानी कि आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, बहुत ज्यादा बेताब थे कि सर वन शॉट कब आएगा, सर वन शॉट अपलोड करो, सर एग्जाम आ गया, सर बहुत ज्यादा। आपकी परेशानी का हल हम लेकर के आ गए कहाँ? कॉमर्स की वन शॉट में। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट इस सेशन को। अब देखो, इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ठीक है, अगर किसी ने पहले ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, तुम बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है ना, दोनों के लिए आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। सर यूपी बोर्ड वाले देख सकते हैं, बिहार बोर्ड वाले देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। सर एमपी बोर्ड हमारा तो कुछ सोचो, आप भी देख सकते हो। सर आरबीएसई हमारा भी, हाँ आप भी देख सकते हो, सब देख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि इसी के लिए, ये हर किसी के लिए है। ठीक है, बिल्कुल इन डेप्थ में ले जाके एकदम डेप्थ में एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ये पूरे चैप्टर को मेरे साथ पढ़ना है और एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा काम करना है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने अगर कहीं नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, मतलब अपने नोट्स रीड कर लीजिएगा, वरना मैं ये आपको दिलवा दूंगा, अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आपको ये भी मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, आ जाइए। तो सर कक्षा 12वीं के लिए कॉमर्स वन शॉट है ना, वन शॉट है। व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट है आपका विषय। ठीक है, कौन सा है? संगठन। ठीक है सर, संगठन। ओहो, संगठन। ठीक है ना, आ जाओ। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संगठन। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग प्यार से, बड़े प्यार से क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आराम से आप इस लेक्चर को देखो। अब क्या करो, फोन को करो ऐसे, लगाओ कान में ईयरफोन और हम चिल होके रख दो। बस मेरी बातों को सुनते जाना, आपको चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आज का लक्ष्य क्या है? तो देखो, इन शॉर्ट बोले तो ये ध्यान मत दो, इस पे पूरा चैप्टर ही है भैया। ठीक है, वन शॉट ये सब है। ठीक है ना, पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना कि आज का लक्ष्य क्या है। ठीक है, आज के लक्ष्य में सीधा लिखते हैं हम लोग फुल चैप्टर। ठीक है, क्या लिखेंगे? फुल चैप्टर। डन, चलिए। कौन सा चैप्टर सर? संगठन हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, हम लोग आज जो है इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, संगठन। ठीक है, जिसको ऑर्गेनाइजिंग देते हैं। आ जाओ, सबसे पहले बोलता है संगठन। ठीक है ना, अब संगठन, संगठन अगर मैं कहूं, अगर मैं संगठन नाम लूं, ठीक है, अगर मैं संगठन कहता हूं तो उससे आप क्या समझते हो? अगर मैं ऐसे संगठन लिख दूं, ठीक है, आप उससे क्या समझोगे? ये संगठन जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, चलो इसको छोड़ो, ये ना, ये स्पेशली छोड़ दो। इससे आप क्या समझोगे? मुझे एक बात बताओ, मुझे जल्दी से एक बात बताओ, इससे आप क्या समझते हो? सर संगठन का मतलब ना, संगठन बोल रहा है। संगठन को हम लोग अगर नॉर्मल भाषा में बोले, इसको हम लोग समूह बोल सकते हैं ना, समूह, यानी कि इसको हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको जो है हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग, ग्रुप कब होता है? तो जब कुछ लोग मिल जाते हैं, है ना, जब कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ वस्तु, कोई सामान एक जगह पर इकट्ठा कर दो, है ना, कुछ भी चीजों को, आप इंसान को करो, जानवर को करो, वस्तु को करो, किसी को भी इकट्ठा कर दो, ठीक है ना, उसको हम लोग बोल देंगे इकट्ठा करके ये संगठित किया हुआ है, मतलब ये सब एक साथ है ना, ये सब क्या है? ये सब एक साथ है। ठीक है, तो अभी देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में, सर हमने लास्ट लेक्चर में जो है प्लानिंग पढ़ा था, लास्ट वन शॉट में, है ना। अभी प्लानिंग में क्या हुआ था कि हमने सोचने का काम किया था, है कि नहीं? हमने जो है सोचने का कार्य किया था कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सोचने का कार्य था। ठीक है,
सोचने का कार्य था। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हमने ये सोचा था। हमने सोच तो लिया था, अब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है? उसमें हमने सोचा था कि हमें क्या करना है, हमारा बिज़नेस किस चीज़ का होगा। लेट्स सपोज़ अगर मैं तुमको बोलूँ, ठीक है? अभी अगर मैं तुमको बोलूँगा कि तुम्हारा बिज़नेस, मान के चलो तुम ना एक बेकरी खोलना चाहते हो। बेकरी समझते हो क्या? बेकरी, बेकरी जहाँ केक्स, बिस्किट वगैरह बनते हैं, है ना? तुम एक बेकरी खोलना चाहते हो। अब इस बेकरी को खोलने में क्या-क्या चीज़ें लगेंगे? सर इस बेकरी को खोलने में जो है ना, इस बेकरी को खोलने में जो है ना, इस बेकरी को खोलने में जो है सामान लगेगा, इंसान लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है? फिर और भी चीज़ें लगेंगी, ठीक है? मतलब सर अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब सबसे पहले तो आपको एक ज़मीन चाहिए होगा, ठीक है? एक बिल्डिंग वगैरह चाहिए होगा, समझो मेरी बात को। सबसे पहले आपको एक बिल्डिंग चाहिए होगा, बिल्डिंग चाहने के बाद, क्योंकि जहाँ पे आप बिज़नेस चालू करोगे फिर आपको पैसा चाहिए होगा, ठीक है? मतलब आपको क्या चाहिए होगा, देखो सबसे पहले आपको क्या, एक लैंड चाहिए होगा, भूमि, है ना? फिर आपको पैसा चाहिए होगा, फिर आपको इंसान चाहिए होगा, फिर आपको वस्तु बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होगा, ठीक है? और उसके बाद आपको, अच्छा ये इंसान क्यों चाहिए होगा? सर यही लोग तो आपके यहाँ काम करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको जहाँ पर आप बिज़नेस चालू करोगे वहाँ पे आपको टेबल, है ना? टेबल, चेयर सब कुछ चाहिए होंगी। मतलब ये सारी चीज़ें चाहिए क्या? हाँ, तभी तो बिज़नेस पूरा होगा, तभी तो तुम्हारा दुकान अच्छा लगेगा। देखो ज़ाहिर-सी बात है, ये ज़मीन पे तुम सब कुछ चालू करोगे, ठीक है? वहाँ पर पैसा लगा के तुम बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है? बिल्डिंग बनाओगे, लोगों को हायर करोगे, लोग आएँगे काम करने के लिए, ठीक है? उनको सैलरी देनी होगी, उसके लिए भी पैसा चाहिए। बिज़नेस बिना पैसे के तो चलेगा नहीं, तो पैसा चाहिए, लोग चाहिए, वस्तु होगा, कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल होगा, तभी तो तुम जाके सामान बना पाओगे। मतलब तुम्हें केक बनाना है, अब एक केक बनाने के लिए क्या-क्या लगता है? सर केक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। लेट्स सपोज़ मैं बोलता हूँ, तो बिस्किट्स वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है? अलग-अलग तरह के फ्लेवर्स का यूज़ होता है, बहुत चीज़ों का यूज़ होता है ना, एक चीज़ से केक बनता है। नहीं सर, बहुत सारी चीज़ों से जो है केक बनता है, तो उसके लिए आपको वो सब सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, अब वो सब लेके एक जगह पर लाके रखोगे, ठीक है? फिर वहाँ पर टेबल चेयर होगा, कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग खरीद के लेके जाएँगे, कुछ लोग वहीं बैठ के पेस्ट्रीज़ खाएँगे, है कि नहीं? तो आपको कुछ थोड़े बहुत टेबल्स वगैरह ऐसा जगह तो चाहिए होगा ना, है कि नहीं? लाइट्स चाहिए होगा, फैन चाहिए होगा, बिजली बिल सब कुछ चाहिए होगा। हाँ, तो अगर आप इन सब को एक जगह इकट्ठा नहीं करोगे, अगर आप इन सब को एक जगह इकट्ठा नहीं करोगे, तो आपका बिज़नेस हो जाएगा? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ना होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सामान होगा तभी तो आप बिजनेस कर पाओगे, है कि नहीं? तो आपको अपने बिजनेस करने के लिए इन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा? संगठित एक जगह पे ऑर्गेनाइज करना होगा, सही तरीके से सब चीजों को एक जगह पर लाना होगा। ये सब क्या है सर? ये सब जो है ना, ये सब क्या है, तो अगर मैं तुमको बताऊं, ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है संसाधन है, ठीक है? ये सब क्या है? संसाधन, यानी कि ये सब जो है आपका रिसोर्स है, ठीक है? ये सब जो है आपका क्या है? रिसोर्स है, ठीक है? ये सब क्या है? आपका रिसोर्स, ठीक है? रिसोर्सेस। अब ये रिसोर्सेस को तुम क्या करते हो? एक जगह पर लाके इकट्ठा संगठित कर रहे हो, है ना? तुम इनको ला करके एक जगह पर संगठित कर रहे हो, जमा कर रहे हो, ठीक है? यानी कि तुम इन चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो एक जगह पर, ठीक है? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये करने का पर्पस क्या है? ये करने का पर्पस क्या है? कंपनी चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, है ना? व्यवसाय चलाने के लिए। व्यवसाय क्यों खोला है सर? प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना? यानी कि फॉर रनिंग बिजनेस, फॉर रनिंग बिजनेस, ठीक है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? संसाधन को एक जगह पे संगठित कर रहे हो अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। अब तुमको भी पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में ही सीखा है, ठीक है, कि इस व्यवसाय का कुछ तो भी उद्देश्य होता है, ठीक है? इसका जो है कुछ तो भी उद्देश्य होता है, ठीक है? इसका क्या होता है? कुछ उद्देश्य, ठीक है? इसका कुछ लक्ष्य होता है, लक्ष्य। मतलब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, गोल होते हैं, ठीक है? लक्ष्य यानी कि गोल बोल दो, सबसे बढ़िया, ठीक है? इसका भी कुछ गोल होता है। कंपनी अपने हिसाब से अपना गोल सेट करती है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, करती है ना? उसी के लिए सारा काम किया जा रहा है, तो ये सारे संसाधन को एक जगह क्यों लाया जा रहा है? ये सभी संसाधन को एक जगह लाने का मकसद केवल एक है, इस लक्ष्य की पूर्ति करना, है ना?
इन सारे संसाधन को एक जगह लाने का मकसद केवल और केवल एक ही है ना, कि इन सारे संसाधन को लाने का मकसद केवल है कि जो कंपनी का लक्ष्य है, जो कंपनी का गोल है। अब मान लो कंपनी का गोल जो है वो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, वो क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो इस प्रॉफिट को कमाने का लक्ष्य है, इसीलिए तो ये सब कर रही है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जब भी किसी भी कंपनी में, ठीक है, संसाधन को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, और उससे हम अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, यही होता है संगठन। एज द नेम सजेस्ट, संगठन का मतलब एक जगह पे लाके चीजों को गठित कर दिया, एक जगह पे चीजों को ला करके गठित कर दिया। हमने नियोजन में, प्लानिंग में डिसाइड तो कर लिया हमें क्या करना था, नहीं करना था, ठीक है, सब कुछ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, वहां पे डिसाइड कर लिया। तो अब जो करना है उसके लिए सामान तो चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम सामान लाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रिंगिंग टुगेदर द ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्स में सब तरह का आता है, संसाधन मैं बोलूंगा तो उसमें संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। धन होता है, इंसान होता है, पढ़ा है ना रिसोर्स में क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो संसाधन, हर तरह के संसाधन जो आपके व्यवसाय को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये संगठन इसीलिए किया जाता है, समझे मेरी बात। देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, आप एक बार रीड करोगे तो आप इसको समझ जाओगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, देखो, जब योजनाएं तैयार कर ली जाती है तथा उद्देश्यों को सुनिश्चित कर लिया जाता है, तो आगामी कदम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, संसाधनों को, क्या बोल रहा है, देखो, संसाधनों को संगठित करना होता है, ठीक है, संसाधन को संगठित करना होता है। नियोजन प्रक्रिया में निर्धारित लक्ष्यों को पाने में संगठन के कार्य को ढांचाबद्ध करना तथा गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण को अपनाना जटिल समस्या होती है। उद्यम की क्रियाएं इस प्रकार की संगठित हो कि योजनाएं आसानी से लागू हो सके, ठीक है। मतलब कि बिजनेस का काम इस तरीके से बना हुआ हो कि जो भी बिजनेस में होना है वो सब आसानी से हम कर पाए, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं बने, कुछ भी मुश्किल ना बने, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखा रहा है, तो देखो क्या कहता है मेरे दोस्त, कि संगठन एक प्रक्रिया है। संगठन क्या है, संगठन एक क्या है, संगठन एक प्रक्रिया है। सर ऑब्वियस सी बात है, किसकी, प्रबंध की प्रक्रिया है ना। संगठन जो है प्रबंध की प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो संगठन क्या है, संगठन एक प्रक्रिया है जिससे, जिसमें देखो समूहों, है ना, समूहों के क्रियाओं, अलग अलग तरह के काम को बताया जाता है, उसे उसमें सत्ता संबंधों को स्थापित करना है, ठीक है। अब संगठन एक प्रक्रिया है, ये लुईस एलन ने बोला था, जो कार्यों को समझने तथा वर्गीकरण करने, अधिकार के विभाजन को परिभाषित करने तथा मनुष्य को अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए संबंध स्थापित करता है, ठीक है। देखो तो आपको ये फोटो दिख रहा है, ये फोटो आपको दिख रहा है, ये फोटो आपको दिख रहा है, देखो सारे लोग यहाँ पर एक साथ हैं, ठीक है, सारे लोग ये देखो हाथ मिलाया हुआ है ना, सब लोग हाथ मिला के काम कर रहे हैं, सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं ना। तो वही चीज बोल रहा है, ठीक है, कि एक निश्चित व्यक्तियों का समूह, ठीक है, पढ़ो क्या लिख रहा है, एक निश्चित व्यक्तियों का समूह, ठीक है, निश्चित व्यक्तियों के समूह द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं, ठीक है। अब निश्चित व्यक्ति कौन, सर ये निश्चित व्यक्तियों कौन बोल रहा है, तो ये निश्चित व्यक्ति आपको याद है, मैंने प्रबंध में बताया था, प्रबंध है ना, ये प्रबंध की बात कर रहा है, क्योंकि प्रबंध कुछ निश्चित व्यक्ति होते हैं, उच्च स्तर प्रबंध में कुछ निश्चित व्यक्ति होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। फिर आपका कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे लोग होते हैं। अब यही कुछ लोग होते हैं ना, देखो इसीलिए तो वो ट्राइंगल बनता है, त्रिकोण इसीलिए तो बनता है, क्योंकि इसमें ऊपर में सबसे कम लोग, इसके नीचे में थोड़े से ज्यादा और नीचे में सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर सबसे कम लोग होते हैं, और पूरी कंपनी को क्या करना है नहीं करना है मेनली डिसाइड, है ना, यही ऊपर वाले लोग करते हैं। तो इसी को यहाँ जो नीचे वाला बोला ना, नीचे कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह, उन्हीं की बात करा, किसका बात करा, तो प्रबंध का बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये संगठन की विशेषताएं बता रहा है, ये बताने से पहले मैं तुमको ना इसकी प्रक्रिया समझाना चाहता हूँ, फिर आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। संगठन के कदम, यानी कि सबसे पहले मेरी बात को समझो। मान लो आपको कोई बिजनेस चालू करना है, ठीक है, मान लो आपको कोई बिजनेस चालू करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे हमें करना क्या है, ठीक है। मान लो तुम्हारे दिमाग में आया कि मुझे ना बिजनेस चालू करना है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है, लेकिन सोच रहे हैं यार
क्या करे क्या करे, यही नहीं समझ में आ रहा है ना। क्या करना है यही नहीं पता चल रहा है। हमें करना क्या चाहिए ये तो पता चले, पहले हमारा काम क्या है, हम क्या करेंगे। तो हमें ना जब भी संगठन करना होगा, संगठन करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा काम क्या है, यानी कि हमारा कार्य क्या है। ठीक है, हमें करना क्या है ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपका गोल पहले से सेट होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने काम को पहचानना होगा, कार्य को। ठीक है, समझ गए। अब देखो कार्य को पहचानो, कार्य की पहचान, ठीक है, तथा विभाजन। क्यों विभाजन का मतलब बांटना होता है, बांटने क्यों बोल रहे हो सर। देखो मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये पॉइंट। ठीक है, कार्य की पहचान तथा विभाजन, सबसे पहला कदम आपका ये होता है। ठीक है, सबसे पहला कदम आपका ये होता है। देखो मान लो आपने डिसाइड किया, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि मैं ना एक रेस्टोरेंट ओपन करूंगा, मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करूंगा और उस रेस्टोरेंट का नाम होगा तबाही समोसे वाला। ठीक है, रेस्टोरेंट का नाम होगा तबाही फास्ट फूड। ठीक है, तबाही फास्ट फूड वाला। ठीक है, रेस्टोरेंट का नाम है तबाही फास्ट फूड वाला, तुमने ये डिसाइड किया। ठीक है, तो तुमने कार्य तो जान लिया, हमारा काम क्या होगा, हमारा काम जो है वो होगा फास्ट फूड बनाना। ठीक है, अब लेकिन देखो इसमें ना फास्ट फूड बनाने में बहुत सारी चीजें होती है। तुम चाउमीन बनाओगे, मोमो बनाओगे, बहुत सारी चीजें बनाओगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें कोई एक ही व्यक्ति करेगा, सिर्फ बनाने का थोड़ी होगा। अब देखो इस बिजनेस को, इसको चलाने के लिए कोई चाहिए होगा, इसमें कुछ लोग चाहिए होंगे। अब क्या तुम मुझे बताओ, सारा काम कोई भी एक व्यक्ति कर लेगा। मतलब इस बिजनेस में देखो जैसे क्या होगा, अब इस बिजनेस में प्यारे प्यारे से पिद्दी पिद्दी से, सॉरी सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना एक कुछ प्यारे प्यारे से, बहुत प्यारे प्यारे से कस्टमर आएंगे। ठीक है ना, तुम्हारे जैसे, देखो तुम्हारे जैसे कुछ जो है कस्टमर आएंगे। ठीक है, अब ये कस्टमर आएंगे तो इस कस्टमर को, इस रेस्टोरेंट अगर आते हैं तो इनको ऑर्डर, इनसे ऑर्डर पूछने वाला, इनको ऑर्डर देने वाला कोई तो होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा जो ऑर्डर देगा क्या वही खाना बनाएगा, नहीं सर बिल्कुल नहीं। जो ऑर्डर देगा, जो व्यक्ति इस रेस्टोरेंट वाले को आ करके, कस्टमर आ करके, ये कौन है, ये आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है, ये आपके कस्टमर्स हैं। अब ये कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर रेस्टोरेंट आएंगे। ठीक है, ऑर्डर जिसको देंगे क्या वही जाकर के खाना बनाएगा। तुम कभी रेस्टोरेंट जाते हो तो जिसको ऑर्डर देते हो वही जाके खाना बनाने लगता है टुक 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 करके, नहीं ना। तुम जाते हो, उसको ऑर्डर देते हो, वो ऑर्डर जा करके खाना बनाने के पास, वाले के पास, शेफ के पास पहुंचाता है कि भाई देखो ये ऑर्डर है, ये चीज चाहिए, है ना। तो देखो ऑर्डर लेने वाला कोई और है, खाना बनाने वाला कोई और है। अच्छा तुम खाना खा के पेमेंट किसको करते हो, उसी व्यक्ति को जो ऑर्डर देने आया था, नहीं, वो तो केवल तुमको बिल ला करके देता है। तुम उठते हो बिल, है ना, काउंटर पे जाते हो, यूपीआई करो, कैश करो, कुछ भी करो, तो तुम काउंटर पे किसी दूसरे व्यक्ति के पास पेमेंट कर रहे हो। हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा उस पूरे रेस्टोरेंट को चलाने वाले यही लोग हैं, नहीं सर हो सकता है कोई दूसरा होगा। अच्छा इनको काम क्या दिया गया है, कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये खुद से डिसाइड किए होंगे, नहीं सर मालिक डिसाइड किया होगा। तो तुम खुद समझ गए कि ये सारा काम कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता था। सबसे पहले कंपनी में काम पहचाना, उसके बाद काम को क्या कर दिया, बांट दिया, विभाजन कर दिया, है ना, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। समझे, मतलब कि सबसे पहले काम को पहचानो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, एंड सबसे पहले अपना काम पहचानो, मेरा काम क्या है, उसके बाद काम को बांटो। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ वर्क तो आपको पता ही होगा, वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। मतलब कि आप आइडेंटिफाई करो, आप काम को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उस काम को बांट दो। ठीक है, उसके बाद उस काम को बांट दो, आपने काम पहचाना, उसके बाद उस काम को बांट दिया। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर वही बोला है। ठीक है, समझ गए, यानी कि देखो क्या है कि संगठन प्रक्रिया का सर्वप्रथम कदम पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करना तथा कार्य का विभाजन करना है। ठीक है, सही कर्मचारी को सही कार्य मिलने से कार्य कुशलता वृद्धि होगी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट बोलता है, देखो अब क्या हुआ, अब तुमको यहीं पे मैं पूरा समझा दूंगा। ठीक है, पहला तो यहाँ पर हो गया आपका, क्या हो गया, पहला तो सर आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, देखो काम बांटा। ठीक है ना, अरे बट जा भाई, अब बटा, हाँ देखो आपने देखा ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम
है कि नहीं? रेस्टोरेंट में आपने रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल से समझा। अब तुम मुझे सोचो एक बार, ठीक है, तुम एक बार सोचो, मैं तुमको बताऊं अगर, किसका एग्जांपल, किसका एग्जांपल, किसका एग्जांपल, सर एक बढ़िया एग्जांपल मेरे पास आया है, ठीक है। तुम सोचो टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, टाटा मोटर्स जो है एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये गाड़ी बनाती भी है और गाड़ी बेचती भी है? हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। क्या गाड़ी वही बनाते हैं जो गाड़ी बेचते हैं? हाँ सर, इनके शोरूम आप जाते हैं, ठीक है, आप इनके शोरूम पे जाते हैं, ठीक है, आप इनके कहाँ जाते हैं? शोरूम पे, ठीक है। तो इसके शोरूम पे आपको जितने लोग दिखते हैं, क्या केवल उतने ही लोग हैं टाटा मोटर्स में? नहीं, इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरीके का काम होता है, अब इसमें अलग अलग तरीके का काम होता है, ठीक है ना। अब तुम ही सोचो टाटा मोटर्स में अलग अलग तरीका का काम क्या होता है? कौन है सर? टाटा मोटर्स है, ठीक है। टाटा मोटर्स में अलग अलग तरीके का काम क्या होता है? सोचो एक बार, सोचो सोचो। तो तुम बताओगे मुझे, तुम मुझे कहोगे कि सर टाटा मोटर्स में जो है ना, टाटा मोटर्स में सर जो है ना बहुत अलग अलग तरीके का काम होता है। लेकिन होता क्या है पहले ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ। अरे वही बता रहा, सुनो मेरे बात को ध्यान से सुनो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से तुमको ले जाऊंगा और एक एक चीज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो ऐसा चार्ट बना भी सकते हो, ठीक है ना, समझने के लिए अपनी नोटबुक में। डन? चलो, अब देखो मेरी बात को समझना, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, सर टाटा मोटर्स में बहुत अलग अलग तरीके का काम होता होगा, ठीक है। मैं मोटा मोटा दो तीन काम लिख दूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, दो तीन काम लिख दूंगा, ज्यादा नहीं। देखो अब टाटा मोटर्स में आपको ही पता है गाड़ियां बनती भी हैं, ठीक है, गाड़ियां जो है बनती भी हैं, ठीक है। तो बनती हैं तो यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि उत्पादन हो रहा है। तो टाटा मोटर्स में गाड़ियों को बनाया भी जाता है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर यहाँ तो गाड़ी को जो है ना बनाया भी जाता है, ठीक। चलो, आप कहते हो तो मान लेते हैं, ठीक, कि सर गाड़ियां यहाँ बनाई जाती हैं, उत्पादन करी जाती हैं, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन होता है। टाटा मोटर्स में गाड़ी बनाई जाती है, क्या ये प्रोडक्शन करने वाले लोग अलग होंगे? देखो सबसे पहले पहचाना है ना कि मेरा काम गाड़ी बनाना भी है और गाड़ी बेचना भी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन वाले को जितना भी उत्पादन का काम, उत्पादन का सारा काम इस विभाग में होगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, ये है चीज, ठीक है, उत्पादन का काम है। फिर सर गाड़ी बनाने के लिए, गाड़ी ऐसे ही बनेगी क्या? नहीं सर, गाड़ी बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाना होगा। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, तो कच्चा माल खरीद के लाएंगे, फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए एक परचेज डिपार्टमेंट होगा। चलो इसको हम लोग इधर कर देते हैं, सिंक्रोनाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो सर आपको क्या लाना होगा? सर आपको उसके लिए आपका क्रय करना होगा, ठीक है, आपको परचेज करना होगा रॉ मटेरियल, ठीक है। परचेज करोगे तभी आप प्रोडक्शन कर पाओगे। अब गाड़ियां बनेंगी, ठीक है, गाड़ियां बनेंगी, तो गाड़ियां बनेंगी तभी जा करके गाड़ियां बिकेंगी? नहीं सर, पहले गाड़ियां बिकेंगी तब जब मार्केटिंग यानी कि सर विपणन होगा। अब भी मतलब कुछ भी है ना सर, गाड़ी बनती है तो उसका प्रचार आता है ना, तो मार्केटिंग कहाँ जाएगा सर? मार्केटिंग भूल जाते हो आप। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, भूल गया था यार, ठीक है। अब देखो, अब गाड़ियां बनाने के लिए, इतनी सारी गाड़ियों को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। बिना पैसा के तो कुछ होता नहीं है ना। बिना पैसा के आज के जमाने में कुछ होता है? नहीं सर, कुछ नहीं। तो उसके लिए आपको पैसों का इंतजाम करना होगा, तो उसके लिए एक वित्त है ना, उसके लिए फाइनेंस होगा, आपको पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद जब गाड़ियां बिकेंगी तो आपको हिसाब की किताब रखना होगा, यानी कि बिकेगी तो कितनी गाड़ियां बिकी हैं वो सेल होगा, है ना, यानी कि विक्रय होगा, ठीक है। वो क्या होगा सर? वो विक्रय होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सेल्स, ठीक है। अब समझो मेरी बात कि देखो क्या इतना सारा काम हो रहा है, ठीक है, इतना सारा काम हो रहा है। अब टाटा मोटर्स बोली कि मेरे पास इतना सारा काम है, तो मैं एक काम करती हूँ, जितना सेम तरह का काम है ना सबको एक जगह पे डाल दो। हमने काम पहचान लिया है, ठीक है, इतने सारे काम है, हम लोग इस काम को एक जगह पे डाल देते हैं, ठीक है। तो जितना भी परचेस का, क्रय का जितना भी काम होगा ना वो सब कहाँ चला जाएगा? क्रय विभाग में, ठीक है। वो सब कहाँ चला जाएगा सर? क्रय का सारा काम कहाँ जाएगा? क्रय विभाग में, ठीक है। क्रय का सारा काम कहाँ जाएगा सर? क्रय विभाग यानी कि परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक है। कहाँ जाएगा सर? परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, ठीक है, यहाँ चला जाएगा। अब तुम देखोगे सर कि उत्पादन का सारा काम वैसे उत्पादन विभाग में जाएगा, ठीक है, इधर का सारा काम वैसे इधर में, इधर का सारा काम इधर, ठीक है। मतलब देखो काम को पहचाना और सेम तरह के काम को एक जगह पर ला करके रख दिया, ठीक है।
क्या किया, काम को पहचाना और सेम तरह के काम को एक जगह पे लाके रख दिया, ठीक है। यानी कि देखो अब उत्पादन का सारा काम जो है ना, उत्पादन का सारा काम कहाँ होगा सर, एक उत्पादन विभाग में। उसके लिए एक अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना है, उसके लिए एक अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है बना है, ठीक। समझ रहे हो मेरी बात। अब विपणन का सारा काम सर एक विपणन विभाग में चल रहा होगा, ठीक है, विपणन का सारा काम विपणन विभाग में चलेगा। यानी कि ये जो पूरा का पूरा मार्केटिंग है वो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मार्केटिंग आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका मार्केटिंग आ जाएगा। फिर सर वित्त का सारा काम, यानी कि कंपनी में पैसा का जरूरत है, ठीक है। तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कितना चाहिए, ये सब का हिसाब किताब कौन देखेगा, ये वित्त विभाग, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से, बड़े प्यार से फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगी, ये सारा काम जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगी, ठीक है। और सेल्स का सारा काम जो है सर, सेल्स का सारा काम जो है कौन देखेगा, सेल्स का सारा काम सेल्स डिपार्टमेंट की, कंपनी का टोटल कितना सेल हुआ है, ठीक है, कंपनी का टोटल कितना सेल हुआ है वो सब कौन देखेगा सर, वो सब देखेगी सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ सर समझ में आई। मतलब कि सबसे पहले टाटा मोटर्स ने भी क्या किया सर, टाटा मोटर्स ने भी पहले अपने काम को पहचाना, ठीक है। फिर अपने सेम तरह के काम को पहचान करके उनका केवल एक क्या बना दिया सर, उनका केवल एक विभाग बनाया, ठीक है, सभी का एक अलग अलग बस विभाग बनाया और कुछ नहीं। मतलब अब जितने क्रय के जितने काम हैं वो सब एक एक अपने अपने विभाग में होंगे। इससे क्या हुआ कि सारे काम जो है ना छितर बितर नहीं होंगे, एक जगह पर हो गए, ठीक है। अगर अब आपको ढूंढना है कि गाड़ी बनती कहाँ है, सीधा आप यहाँ पर जाओगे। आपको ये पता करना है कितनी गाड़ियां बिकी हैं, आप सीधा यहाँ पर जाओगे। आपको ये पता करना है गाड़ी बनाने के लिए पैसा कितना चाहिए, आप सीधे यहाँ पर जाओगे। आपको ये पता करना है कब प्रचार करना है, आप इसके पास जाओगे। कितना कच्चा माल, कितना रॉ मटेरियल आया था, आप सीधा इसके पास जाओगे। तो देखो आपके लिए ढूंढना आसान हो गया है ना, विभागीकरण करने से, डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका सेकंड प्रोसेस था सर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग विभागीकरण यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम दे देते हैं। समझ रहे हो कि काम को पहचानने के बाद काम को एकजुट कर देना, सेम तरह के काम को, ठीक है, एक जगह पे बांट देना, ठीक है, सेम तरीके के काम को एक जगह पर कर देना, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, कि सभी के काम, सेम तरह के काम को डिपार्टमेंट में बना देने का, ठीक है, सेम तरह के कार्य को डिपार्टमेंट में बना देने का, ठीक है, सेम तरह के काम को क्या कर देने का, डिपार्टमेंट में बना देने का, ठीक। चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक आपको मेरी बात शायद से समझ में आई है, ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात जो है शायद से समझ में आई है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक तो मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई, ठीक है। पहले क्या किया, काम पहचाना, उसके बाद काम को बांट दिया, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, विभागीकरण। अब क्या आ रहा है, कर्तव्यों का निर्धारण, ठीक है। विभागीकरण मतलब यहाँ पर आप रीड कर लो, ठीक है, आप यहाँ रीड कर सकते हो, रीड करो। कहाँ गया भाई रीड करने वाला ऑप्शन, ये रहा, रीड करो। देखो क्या किया, जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंधकीय क्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है, ठीक है ना। विभक्त करने का मतलब क्या है, तो विभक्त करने का मतलब है बांट देना, ठीक है, क्या कर देना, बांट देना अलग अलग लोगों में, ठीक है। तो उनमें क्या बोल रहा है देखो, तो उनमें, ठीक है, तो उनमें से जो क्रियाएं समान प्रकृति, समान प्रकृति मतलब जो सेम तरह का काम होता है ना, होती हैं, उनका साथ साथ समूहन करना, ठीक है। यानी कि जो काम सेम एक जैसा होता है ना, उनको समूह बना दो बस, और कुछ मत करो, ठीक है। उनको केवल केवल तुम समूह बना दो, ठीक है। तो उनमें से उन क्रियाओं को समान प्रकृति वालों को ग्रुप में बना दो। इस प्रकार का निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल बनाता है। इस समूहबद्ध करने की क्रिया को विभागीकरण कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड आपको आ रहा है, देखो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने ये बनाया ना, आपने ये बनाया, ठीक है, आपने इतना सारा काम जाना, आपने काम जाना, ठीक है। तो अब आपको भी पता है इन सभी डिपार्टमेंट का एक कौन होगा सर, एक हेड होगा, ठीक है। इन सभी विभाग का जो होता है ना, इन सब विभाग का एक हेड होगा, मुखिया, ठीक है। इन सभी विभाग का कौन होगा सर, एक मुखिया होगा, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, मैं जो यहाँ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इतने सारे विभाग थे, आपको नजर आया, ठीक है, आपको नजर आया कि इतने सारे सर कंपनी में विभाग हैं, ठीक है। इतने सारे क्या हैं सर, कंपनी में विभाग है। इन सभी विभाग का एक एक हेड होगा। जैसे तुम्हारे क्लास में टीचर के बाद एक क्लास मॉनिटर होता था ना बचपन में, हाँ सर होता था। मेरा वाला तो बहुत ज्यादा खच्चर था, मतलब इतना बदमाश था जिसका कोई हिसाबे नहीं है। अरे हद से ज्यादा बैल था एकदम, जानते हो बैल, पूरा पूरा बैल था, ठीक है।
बहुत मतलब पता है, बात नहीं भी करो ना तो भी बोर्ड पे नाम लिख देता था, कुछ भी करते रहता था। ठीक है, ऐसा आदमी था बहुत, मतलब क्या बोला जाए, गुस्सा इतना आता था ना, मेरे पे ही नजर गड़ा के रखता था, समझ रहे हो ऐसा। बैल आदमी था बिल्कुल। ठीक, चलो आ जाओ। आपने देखा कि टाटा मोटर्स में इतना सारा काम है, ठीक है, टाटा मोटर्स में क्या है, टाटा मोटर्स में इतना सारा जो है काम है, ठीक है। हाँ सर, हमने देखा, तो बाकी आप क्या कहना क्या चाहते हो इससे, आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, आपने टाटा मोटर्स में काम देखा, ठीक है। अब आपने क्या किया, सभी का मुखिया बनाया। अब इसको बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंटल हेड। आप क्या बनाओगे, आप सभी का मुखिया बनाओगे, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट का कौन है होगा, एक हेड होगा, ठीक है। एक हेड होगा, कौन होगा, एक हेड, ठीक है। हेड मतलब एक उसका मालिक, मतलब जो उस पूरे डिपार्टमेंट को देख रेख करेगा, जो उस पूरे डिपार्टमेंट को एक देख रेख करेगा, ठीक है ना, ये होगा। और इसको पता है हम लोग क्या नाम देते हैं, डिपार्टमेंटल हेड, यानी कि विभागीय, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, विभाग का मुखिया, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल है, विभागीय प्रबंधक, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, विभागीय प्रबंधक, क्या नाम देंगे, ये डिपार्टमेंटल हेड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, बड़ा प्यारा नाम देना पड़ेगा, ठीक है, विभागीय प्रबंधक, ठीक है। अब जिस विभाग का वो प्रबंधक होगा ना, वो उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। क्या नाम इसको हम लोग देंगे, डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं डिपार्टमेंटल, ठीक है, समझ गए। अब जो जिस विभाग का होगा वो उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। समझो इस बात को जरा, इस बात को जरा आप समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। चलो, अब सर इसका डिपार्टमेंटल हेड क्रय प्रबंधक, ठीक है। इसका उत्पादन प्रबंधक, मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। सर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है। मतलब सर परचेज मैनेजर, आपका प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, और सर सॉरी, ये फाइनेंस मैनेजर और वो सेल्स मैनेजर। मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, हाँ सर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, सर आ रही है, आ रही है, बोलो ना, आप बताओ ना, आ रही है, हमें आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है, आप बताओ हमें बस, ठीक, चलो। मतलब आपने क्या किया, आपने हर सेम तरह के काम को बांट दिया। अब इनको ताकत देना होगा क्योंकि ये हेड है, ठीक है ना। ये कौन है, ये सर अपने विभाग के मुखिया हैं, तो आपको ना इनको कर्तव्य, इनको काम देना होगा, इनको आप कुछ ताकत दोगे, इनको आप ये ताकत दोगे। अब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। तो इनका जो डिपार्टमेंट है ना, हर डिपार्टमेंट के अंदर में एक ये मुखिया होगा और इनके नीचे भी कुछ लोग होंगे, समझ रहे हो। ये एक मुखिया होगा, इनके नीचे भी कुछ लोग होंगे। मतलब सर देखो, जैसे तुमको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये एक विभाग है, ठीक है, ये एक विभाग है, ठीक, और ये एक विभाग है। मैं तीन विभाग आपको बना करके बता देता हूँ, ठीक है। मैं तीन विभाग आपको ये बना करके बता देता हूँ, ठीक। अब जैसे देखो, ये है, इसका एक कौन होगा सर, इसका एक मुखिया होगा, इसका एक हेड है, ठीक है। अब इसके नीचे भी जो है ना, इसके नीचे भी जो है कुछ लोग होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। इसके नीचे भी क्या, इसके नीचे भी कुछ लोग होंगे जो इसकी बात का पालन करेंगे, जो इसकी बात को समझ के काम करेंगे, ठीक है ना। यानी कि ऐसे चलेगा, क्या चलेगा सर, इस तरीके से चलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब क्या होता है ना कि ये ऐसे ही तो किसी को भी ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है। ये अपने विभाग का प्रबंधक है ये, ठीक है। ये क्या है, ये अपने विभाग का प्रबंधक है, ठीक है। तो ये अपने मन से तो किसी को यूं ही ऑर्डर नहीं दे देगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। अपने मन से किसी को तो ऑर्डर ये नहीं दे सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको ना ऊपर वाले प्रबंधक इसको कुछ पावर देंगे, कुछ शक्ति देंगे, ठीक है। इसको ये बोला जाएगा कि तुम देखो अपने इन नीचे वाले लोगों से क्या क्या काम तुमको करवाना है और कैसे कैसे काम करवाना है, ठीक है। मतलब अब इन सब को, सबसे पहले इनको जिस डिपार्टमेंट में डाला गया, इनको काम दिया गया, इनको कर्तव्य दिया गया, ठीक है, इनको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इनको काम दिया गया, समझ रहे हो ना, काम मतलब इनको ड्यूटी दी गई। तो तीसरा क्या होगा आपका, आपने इनको कार्य सौंपा, ठीक है। आपने इनको क्या दिया सर, आपने इनको कार्य, कहाँ गया वो, इधर है, ठीक है। आपने इनको कार्य दिया, ठीक है। आपने क्या दिया, तो सर आपने इनको कार्य दिया, ठीक है। तीसरा में अगर बात करोगे तो कार्य, ठीक है। आपने इनको क्या दिया सर, आपने इनको काम दिया है, ठीक है ना।
आपने इनको काम दिया है, आपने इनको ड्यूटी दी कि आपका कर्तव्य क्या है, आप इनको इनकी ड्यूटीज बता रहे हैं, ठीक है। आप इनको क्या बता रहे हैं, आप इनको इनकी ड्यूटीज बता रहे हैं, ठीक है, कि आपका काम क्या है, कर्तव्य निर्धारण, ठीक है। यानी कि आपने इनको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करी, आपने इनको कुछ तो ड्यूटी दिया कि आपका काम क्या है, हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ इनको क्या बताते हो, आप इनको क्लियरली इनका ना काम बताते हो, ठीक है, कि आप अगर कंपनी में हो, आप अगर इस विभाग में हो ना, तो हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। समझ में आई मेरी बात। आपने इनको यहाँ पर क्या दिया सर, आपने यहाँ पर इनको काम दिया, ठीक है। आपने इनको यहाँ पर काम दिया, आपने इनको ये बताया कि हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, कार्य, ठीक है, कर्तव्य, यानी कि इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। तो आप थर्ड स्टेप जब यहाँ पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि देखो, विभिन्न कर्मचारियों का कार्य निर्धारण अति आवश्यक है, ठीक है। जब एक बार विभागों का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रत्येक कार्य के लिए उचित व्यक्ति को सौंपा जाता है, ठीक है। अब सही बात है, ये तो तुम जानते ही हो कि सही काम सही इंसान को देंगे। अब अगर साउथ वाला खाना बनाने के लिए चाइनीज को देंगे तो वो आपके इडली सांभर में मैच मिला देगा, क्या मिला देगा सर, वो आपके इडली सांभर में सेजवान चटनी मिला देगा और उसके बाद उसका तो मजा तड़का अलग ही लगा देगा, ठीक है। तो सही काम सही इंसान को देना होता है। यानी कि क्या बोला है, आप यहाँ पर एक बार रीड करना, ठीक है, कि विभिन्न कर्मचारियों का कार्य निर्धारण, काम बताना उनको, ठीक है, अति आवश्यक है। जब एक बार विभागों का निर्माण, यानी कि जब डिपार्टमेंट बना दिया जाता है तो उसके बाद उन प्रत्येक कार्य के लिए उचित व्यक्ति को, प्रत्येक कार्य के लिए, ठीक है, प्रत्येक कार्य के लिए उचित व्यक्ति, सही इंसान को काम दिया जाता है, ठीक है। यानी कि वही डिपार्टमेंटल हेड को काम दिया जाता है, ठीक है, समझे। अब चौथा आता है आपका सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो गया, अब आप क्या होगा, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब अब आप देखो, अब आप यहाँ पर मेरी बात को समझना, ठीक है, अब आप मेरी बात को समझना। अब देखो, हर डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपको तो पता है ना, हर डिपार्टमेंट के यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के यहाँ पर लोग हैं, अलग अलग विभाग के अलग अलग लोग हैं, ठीक है, अलग अलग विभाग के अलग अलग लोग हैं। तो आप यहाँ पर मेरी बात को एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, इस बात को मेरी समझिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। आप मेरी इस बात को बड़े ध्यान से प्लीज़ प्लीज़ समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आप क्या करोगे चौथा पे, ठीक है, आप यहाँ पर चौथे नंबर पे क्या करोगे, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको, आप अगर, ठीक है, मान के चलो आप हो, ठीक है ना, ये जो है, ये जो है, ठीक है, ये मान के चलो ये आप हो, ठीक है, ये कौन हो, आप अपने आप को सोचो, आप खुद हो, ये आप हो, ठीक है। अब आपने इन लोगों को काम दिया है, इन पिद्दी पिद्दी से लोगों को, ठीक है, आपने इनको काम दिया है। अब आपने अगर इनको काम दिया है तो आप इनको क्या बोलोगे, काम कर लो बेटा, काम करके सो जाना, ऐसे थोड़ी कि आप क्या बोलोगे, जैसे ही काम पूरा होगा तुम आ करके किसको, मुझे बताओगे, ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे ऊपर पहुंचानी होगी, ठीक है। मतलब तुम इनको क्या बोलोगे कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, काम पूरा हो, काम पूरा चाहे नहीं हो, ठीक है, तो तुम इसका पूरा बात किसको बताओगे, तुम ये पूरा बात मुझे बताओगे, ठीक है। ये इनको कह रहा है कि तुम ये सारी बातें जो है तुम आकर के मुझे बताओगे, ठीक है। यानी कि क्या, आपने क्या किया, संप्रेषण, है ना, आपने स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पूरी के, ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने आपने देखो, आपने क्या किया, सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करें, ठीक है, सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करें, समझे। मतलब आपने यहाँ पर सबको बताया कि आप अपना काम पूरा करने के बाद किसको जाके बताओगे, ठीक है। सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करें, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब कि इसको क्लियरली बोला जाता है कि आपका एक बार काम हो गया, ठीक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किससे आपको ऑर्डर लेना है, किससे आपको अपना काम पूरा होने के बाद आपको जा करके बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग, ठीक है।
रिलेशनशिप है सर, रिलेशनशिप की बात करो, बहुत मजा आता है सुनने में। रिलेशनशिप सुनते ही पेट में बटरफ्लाईज आने लग जाते हैं, है ना, गधों। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्लियरली आपको ये बोल रहा है कि आप काम पूरा करने के बाद किसको जाके रिपोर्टिंग करोगे। ठीक है, आपका काम हो जाए पूरा तो आप किसको जा करके बताओगे। समझ गए? तो ये चारों स्टेप्स आपके यही थे। तो ये एक एमसीक्यू भी बनता है कि संगठन प्रक्रिया में कुल कितने कदम है, तो 4। ठीक है ना, देख सकते हो। देखो क्या कह रहा है, कहता है केवल कार्य का आवंटन मात्र ही पर्याप्त नहीं होता, काम बांट देना। ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होना चाहिए। क्या बोल रहा है, देखो, प्रत्येक कर्मचारी को यह पता होना चाहिए, ठीक है, ज्ञात होना चाहिए कि उसे किससे आदेश प्राप्त करने हैं तथा वह किसके प्रति जवाबदेह है। ठीक है, इस प्रकार का स्पष्ट संबंध स्थापन कर्मचारियों को सोपानिक ढांचा तैयार करने में सहायता करता है तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने में भी सहायता देता है। मतलब क्लियरली वो ये बोल रहा है कि हर कर्मचारी को मालूम होना चाहिए मुझे किससे ऑर्डर लेने हैं, मुझे किसको जाके अपने काम को बताना है कि मेरा काम पूरा हो गया है। ठीक है ना, मैं किसके प्रति जवाबदेह हूँ। ठीक है, अब आता है एक संगठन का ढांचा। ठीक है, ढांचा मतलब समझते हो, ढांचा, ढांचा। अच्छा, कभी स्केलेटन देखा है बचपन में, वो उसको कंकाल बोलते हैं ना, कंकाल। अच्छा, एक कंकाल होता है, ठीक है, उस कंकाल पे ही तो ये सारा जो स्किन है ना, आई मीन सर, कंकाल पे ही तो स्किन है, मतलब देखो, कंकाल हुआ, कंकाल पे ही तो ये हमारा स्किन है कि नहीं, उस कंकाल पे ही तो हमारा जो ये इसको क्या बोलते हैं, मांस है, चढ़ा हुआ है कि नहीं। तो वो अगर कंकाल नहीं होता तो इस मांस को ऐसे शेप मिलता, नहीं मिलता। ठीक है, तो एक ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क, ये एक ढांचा होता है जो संगठन को एक शेप देता है, मतलब संगठन को एक आकार प्रदान करता है। समझ रहे हो, संगठन को एक आकार प्रदान करने वाला कौन है, वो संगठनात्मक ढांचा है। ठीक है, यानी कि क्या बोला, संगठन ढांचा अथवा संगठन संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो देखो संगठन शब्द ये तो आप समझ चुके हो। ठीक है, ये तो आप समझ चुके हो। अब देखो ये क्या है, यहाँ संरचना शब्द का प्रयोग उपयोग किसी भवन संरचना या मानव संरचना से संबंधित नहीं है। ठीक है, यह संस्था से में संबंधों की संरचना से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से संबंधों को औपचारिक रूप से अग्रिम में ही निर्धारित किया जाना चाहिए। एक प्रभावी संरचना के परिणाम स्वरूप संस्था की लाभप्रदता बढ़ेगी। अब संगठनात्मक ढांचा क्या दो प्रकार होता है, एक कार्यात्मक और एक विभागात्मक। ठीक है, यानी कि एक क्या हो गया, फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल और एक डिविजनल। ठीक है, ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर भी लिख ही देता हूँ साथ में। ठीक, चलो, अब मतलब सर देखो, जैसा नाम है ना वैसा काम है, समझ रहे हो। मतलब ये जो कार्यात्मक संगठन ढांचा है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ये ना कार्य के आधार पे है, और ये बना किसके आधार पे है, किसके बेसिस पे, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये जो संगठन ढांचा बना है ना, फंक्शन यानी कि कंपनी के कार्य के आधार पर, और ये जो डिविजनल बना है ना, ये प्रोडक्ट के आधार पे बनता है। ठीक है, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये जो कार्यात्मक है, कार्य के आधार पे, नाम से ही पता लग रहा है कार्यात्मक, यानी कि संगठन के कार्य के आधार पर बनाया गया ढांचा है। ये जो है संगठन के विभाग है ना, विभाग यानी कि देखो, अब होता है बहुत सारी ऐसी कंपनी जो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, आप एक HUL कंपनी देखोगे, आप एक HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखोगे। ठीक है,
तो ये जो अकेले है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो अपने इंडिया में बहुत सी कंपनी है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। तो ये संगठन ढांचा वहीं पे काम आता है जहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट यानी कि एक से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक। देखो, तो कार्यात्मक संगठन ढांचा यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या नाम है सर इसका? फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम है? फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, अब क्या कह रहा है? कार्यात्मक ढांचे, ठीक है ना। कार्यात्मक ढांचे की संरचना समस्त कार्य को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में, अच्छा हाँ ठीक है, वर्गीकृत करके की जाती है, ठीक है। मतलब बड़ा बड़ा जो काम है ना, देखो यहाँ पे क्या बोला, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आप इस चीज को बड़े ध्यान से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो संरचना है, संरचना समस्त कार्य को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत करके की जाती है, यानी कि बड़ा बड़ा काम को जो है डिपार्टमेंट में बना करके कर दिया जाता है। अर्थात समान प्रकृति के सभी कार्यों को संगठन के एक भाग में रखकर सामान्यकर्ता अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है। मतलब कि क्या बोला कि जो सेम तरह का काम होता है ये किसको सौंप दिया जाता है? डिपार्टमेंटल हेड यानी कि विभागीय प्रबंधक को दे दिया जाता है, ठीक है। किसको दे दिया जाता है सर? ये डिपार्टमेंटल हेड को दे दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है? तो ये डिपार्टमेंटल हेड को दिया जाता है। डन। अब देखो, सभी विभाग समन्वय प्रधान को रिपोर्ट करते हैं जिससे कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, ठीक है। यानी कि काम करके, क्योंकि सभी कर्मचारियों को पता है कि मुझे जा करके किसको किससे ऑर्डर देना है, किसको जा करके अपने काम की रिपोर्टिंग करनी है कि मेरा काम हो गया है। तो ये जब किसी को पता होगा तो समन्वय आसानी से, समन्वय कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तालमेल। तो आसानी से सारे काम बहुत आसानी तरीके से होंगे, ठीक है ना। वही चीज बोल रहा। अब आया आपका प्रभागीय, ठीक है, इसको प्रभागीय भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक आपका कार्यात्मक था और ये प्रभागीय, इसको विभागीय भी कह दिया जाता है। तो देखो, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो बहुत सारी गतिविधियों में काम करते हैं। इसके लिए उसे अलग अलग प्रभाग में कार्यों को बांटना होता है, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, जो अलग अलग तरह का काम करता है, उसके लिए उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में अब देखो, जाहिर सी बात है, सैमसंग ही जो है, सैमसंग केवल फोन नहीं बनाती, सैमसंग लैपटॉप, फ्रिज, एसी सब कुछ बनाती है, ठीक है। तो क्या जहां पर लैपटॉप बनता है, तो क्या जहां पर लैपटॉप बनता है वहां फोन भी बन सकता है? सर, लैपटॉप का अपना अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। लैपटॉप अलग जगह बन रहा है, लैपटॉप के सारे पार्ट अलग जगह से लिए जा रहे हैं, लैपटॉप की मार्केटिंग अलग हो रही है, लैपटॉप का सेल्स का जो अकाउंट हिसाब होगा अलग होगा, फोन का अलग होगा, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होगा, है ना। तो वही बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे देखो क्या बोल रहा है, जैसे उत्पादन, विपणन, विक्रय आदि और सभी संयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रभाग अपने आप में सक्षम होता है जिससे उत्पादन से संबंधित सभी कार्यों में निपुणता विकसित होती है, ठीक है। अब संगठन के ये दो प्रकार है, वो संगठनात्मक ढांचा था, ये संगठन का दो प्रकार है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब संगठन के जो है दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि ये जो है संगठन का ढांचा है, इसको क्या बोलते हैं? दो तरीके का होता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका, और एक है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक है आपका क्या? सर, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? देखो, समझो, फॉर्मल मतलब समझो, ठीक है। फॉर्मल का मतलब ना ऐसी जगह, फॉर्मल का मतलब मान लो ऐसा होता है ना जहां पर बहुत नियम कानून इस्तेमाल किए जाते हैं। आप वहां पे नियम कानून के विरुद्ध जाके काम नहीं कर सकते। मगर मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप बचपन में स्कूल बिना स्कूल यूनिफॉर्म के जा सकते थे? तुम बोलोगे नहीं सर। क्या आप बचपन में 2 बजे, मान लो छुट्टी का समय था, 2 बजे से पहले आप स्कूल से निकल सकते थे? तुम बोलोगे नहीं सर। क्या आप बचपन में 7 बजे स्कूल पहुंचने का टाइम था, आप 7 बजे के बाद पहुंच सकते थे? नहीं सर, बाहर खड़ा कर देते थे, है ना। क्या लंच के पहले आप लंच कर सकते थे? हाँ सर, करते थे, पीछे बेंच पे बैठ के दोस्त का खा जाते थे। अरे वो ठीक है, मतलब लंच के पहले करते थे नहीं ना? देखते टीचर तो अलग से पीछे दम बजा देते तुमको, है कि नहीं? हाँ सर, बजाते तो आप समय से पहले उस नियम जो भी बना था उसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते थे, जो था नियम कानून के साथ चलना था, बिल्कुल सर। बैंक में जाते हो, ठीक है, बैंक में जाते हो और ऐसे करते हो, हेलो मालिक,
एगो गलती हो गया है ऐसा कर देते हो नहीं ना, बैंक मना करता है कि ये सब हल्ला गुल्ला नहीं करना है, यहाँ के शांति बनाए रखें, है कि नहीं, बोलता है ना। तो आप क्या बोलते हो कि हाँ ठीक है हम शांति बना के ही मेरे भाई रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, तुम ज्यादा ना टेंशनियाओ मत, तुम बहुत ज्यादा टेंशनियाओ मत, ठीक है, तुम बहुत ज्यादा जो है इतना ज्यादा टेंशनियाओ मत, ठीक है। तो देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब फॉर्मल जो है ना, औपचारिक, औपचारिक लिखा है यहाँ, औपचारिक होगा, ठीक है ना, आप यहाँ पर इसको औपचारिक कर लेना, ठीक है, यहाँ पर इसको आप औपचारिक कर लेना, ठीक। औपचारिक संगठन, ठीक है, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब औपचारिक संगठन। तो ये ऐसा संगठन होगा ना जहां पर सब चीजें बिल्कुल नियम कानून से चलेंगी, समझे। सर आपने एक, अच्छा अभी तो आप नहीं पढ़े होगे, कोई नहीं आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये है जहां पे नियम कानून से सारी चीजें चलेंगी, मतलब आपने सोपान श्रृंखला तो पढ़ रखा है, ठीक है। सोपान श्रृंखला कैसा होता है, स्केलर चेन ऐसा होता है ना। यहाँ पर सर एक मेन बंदा होता है, सबसे हेड यहाँ पर होगा, यहाँ पर बी होता है, ठीक है, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर डी होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका ई होता है, यहाँ पर आपका एफ होता है और यहाँ पर आपका, ठीक है। अब सोपान श्रृंखला क्या बोलता है कि आप डायरेक्ट ए से डी नहीं बात कर सकता या डायरेक्ट डी से ए नहीं बात कर सकता, ऐसा। अगर डी को ए से बात करनी है तो डी अपनी बात ए सी तक पहुंचाएगा, सी बी तक पहुंचाएगा, बी ए तक पहुंचाएगा। आप ये रूल तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हैं। ये आप औपचारिक संप्रेषण कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल नियम कानून का पालन कर रहे हो, ठीक है। तुम बोलोगे सर कर सकता है कैसे, सर समतल पट्टी गैंग प्लैंक का यूज करके, अरे तो वो तो इमरजेंसी में होता है ना, इसकी बात कर रहा। तुम बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं, नॉर्मल केस में, सामान्य स्थिति में नहीं बात कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही जब आप यहाँ नियम कानून नहीं तोड़ सकते, तो ये ऐसा संगठन है जहाँ पे आप उसके नियम कानून को नहीं तोड़ सकते, जो भी नियम बना है उसी तरीके से सारा काम चलेगा, सोपान श्रृंखला का पालन होगा, ठीक है ना, सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से नियम वगैरह के साथ में चलेगा, ठीक है। तो औपचारिक संगठन आपको क्या बताता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या बताता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको यही बताता है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां सारा काम जो है वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, सही समय पर सही इससे होता है, ठीक। औपचारिक संगठन से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है, मतलब किसको क्या काम करना है नहीं करना है, ये सारा चीज इसमें बता दिया गया रहता है, ठीक है। किस व्यक्ति का क्या काम है, किस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, कौन इंसान किस काम को करके किसको बताएगा, ठीक है ना, ये सब बताया गया होता है। ऐसे संगठन में सत्ता का भारापन ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है तथा संगठन संरचना का निर्माण संस्था के उद्देश्यों, अब देखो संगठन का निर्माण ही जो है ना पूरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, तो ये बड़ा कॉमन लाइन है, ठीक है। औपचारिक संगठन क्या बोल रहा है, देखो ये लाइन, औपचारिक संगठन संस्था के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित विधि से कार्य करने और नियमों का पालन करने और मिलकर कार्य करने तथा पदानुसार एक दूसरे के साथ व्यवहार एवं सम्मान करने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एवरी वर्क इज ऑलरेडी फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ पर पीपल विल नो देयर अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या, फ्रॉम हुम ही हैज़ टू टेक ऑर्डर एंड फ्रॉम हुम ही हैज़ टू टेक ऑर्डर और फ्रॉम whom he is accountable, ठीक है, मतलब वो किसको जवाब देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति को पता है कि मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, सब कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी जैसे तैसे नहीं होता है। अब आपका आता है इसका जो देखो इसका लक्षण या विशेषताएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना औपचारिक संगठन की स्थापना स्वेच्छा से चेतनापूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है, ठीक है। मतलब इसका जो है ना, इसका निर्माण खुद से नहीं होता है, ये ना कंपनी बना करके देती है। ये जो है क्या करती है सर, ये कंपनी बना करके देती है, ठीक है। स्थापना जो है स्वेच्छा से चेतना पूर्वक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ये किस लिए किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है ना उसको अचीव करने के लिए, तो जो संगठनात्मक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हेतु इसको बनाया जाता है, ठीक। इसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट रूप में व्याख्या कर दी जाती है।
एवं उनकी सीमाएं निर्धारित रहती हैं। मतलब यहाँ पर हर एक इंसान को पता है उसका अथॉरिटी, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या है। सर ये अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, पहले वो बता देता हूँ इसको आगे ले जाने के पहले, ठीक है ना। देखो चलो वो थोड़े आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो इतना भी समझ के चलो ना कि अथॉरिटी होता है कि सबको पता है किसका क्या पावर है, ठीक है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वो किस हद तक डिसीजन ले सकता है, वो कितना मतलब संगठन में कितना बड़ा निर्णय वो खुद ले सकता है। जैसे तुमको अपने घर में अथॉरिटी पता है कि पापा के बात को नहीं काट सकते, मम्मी के बात को नहीं काट सकते, वरना ये तो मिल के हमको काट देंगे, है ना। तो ये तुमको पता है, तो तुम इसके बाहर जो वो बोलेंगे तुम उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको पता है मेरा काम क्या है, पढ़ना है, नहीं तो पापा बहुत मारेंगे, लाल कर देंगे, अब क्या वो तो तुम जानो, ठीक है। और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी, आप किसको अपना बताओगे, ठीक है, आप किसके प्रति जवाबदेह हो। अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ, आप किसको जवाब दोगे, पापा मम्मी को, बाहर वाले को तो दोगे नहीं, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो यहाँ पर चीजें पता होती है, यानी कि अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लोगों को क्लियर होता है, ठीक है। इसमें सत्ता का भारापन ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, कि इसमें जो अथॉरिटी का जो डेलीगेशन है ना ऊपर से नीचे होता है। मतलब अब जाहिर सी बात है, देखो ऊपर वाले व्यक्ति के पास ताकत होता है ना, ऊपर वाला व्यक्ति ही नीचे वाले लोगों को और काम दे सकता है, ताकत, पावर। तुम सोचो पापा ही आपको और पावर दे सकते हैं ना, मतलब जैसे आपके घर में कोई भी काम हो रहा हो ऐसा, ठीक है, कोई भी काम हो रहा हो ऐसा, तो पापा ही आपको वो पावर देंगे ना कि बेटा ये काम करवा दो, वही देंगे ना, अपने मन से नहीं। तो ऊपर वाले से आ रहा है, मतलब टॉप लेवल के पास ज्यादा शक्ति है, आपको ही पता, उच्च स्तर के पास सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा शक्ति है, तो वही मध्यस्थ को अपनी शक्ति थोड़ी सी देगा। मध्यस्थ, तो ये क्या बोल रहा है इस वाले में ऊपर से नीचे है ना, तो इसका जो है फ्लोज डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसमें आदेश के एकता का पालन किया जाता है, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड। पता है ना आदेश का एकता क्या होता है, आदेश का एकता मतलब हर कर्मचारी के लिए एक अधीनस्थ होगा, यानी कि हर कर्मचारी को एक ही अधीनस्थ से आदेश मिलेंगे, ठीक है, सॉरी अधिकारी, ठीक है, हर अधीनस्थ के लिए एक अधिकारी होगा। मतलब एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉलो होता है, यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक ही व्यक्ति हुआ जिससे वो ऑर्डर लेगा और जिसको वो जाकर के अपने काम को बताएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, तुम सोचो अगर मान लो ऐसे है, ठीक है, अगर मान लो ऐसे है, अब ये व्यक्ति है और अपने ही जैसे बहुत सारे लोगों को लीड कर रहा है, ठीक है, तुमको ऐसे नहीं बताता हूँ, देखो समझना, ठीक है। मान लो ऐसे, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक। अब इसके नीचे में तीन अलग से लोग हैं, इसके नीचे में तीन अलग से लोग हैं इसी के जैसे, ठीक है, इसी के जैसे तीन अलग से लोग हैं, ठीक है। तो इनको पता है, ठीक है, इनको पता है कि हमको ऑर्डर कौन दे सकता है, इनको पता है कि हमें ऑर्डर देने वाला केवल यही है, ठीक है। इनको ये भी पता है कि हम अपना काम करके किसको बताएंगे, हम इन्हीं को बताएंगे, ठीक है। यानी कि ये अपना काम करके इसको बताएंगे और ये अपना ऑर्डर किनको, इनको देगा, ठीक है। लेकिन तुम सोचो अगर ये चीज जस्ट ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर ये चीज जस्ट ऐसा हो जाए, मतलब क्या सर, बता रहा हूँ, देखो अगर मान कर चलो ये चीज ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि एक और इंसान आ जाए, ये बोलता है कि आज से हम दोनों मिलकर तुमको काम देंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये इसको कुछ बोल रहा है, ये इसको कुछ बोल रहा है, दोनों अपने अपने हिसाब से काम देंगे, तो ये तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किसकी बात मानूं, इसकी बात माननी है चाहे इसकी बात माननी है, बात माननी किसकी है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि आदेश की एकता जो है हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एवरी एम्प्लॉय, क्या बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड को, एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, ठीक है। एवरी एम्प्लॉय शुड या फिर विल रिसीव, ठीक है, शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, ठीक है। यानी कि ये सुपीरियर है, ये कौन है सर, ये सुपीरियर है, ठीक है, और ये जो है सबॉर्डिनेट है, ये कौन है, ये सबॉर्डिनेट है, ये सुपीरियर है। तो इनको पता है कि हमें केवल यही ऑर्डर देगा, इसको पता है कि ये मुझे ही अपना काम आकर के बताएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा सर, इसमें ना कंफ्यूजन हो जाएगा, काम जो है इसमें खराब हो जाएगा, लोग कंफ्यूज होके गलत गलत काम करने लग जाएंगे, ये होगा तो, ठीक है ना, लोग कंफ्यूज होके काम खराब करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड, समझ आई मेरी बात। चलो
अब आगे बढ़ते हैं, यही बोल रहा था कि यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड होता है, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो अब इसमें और क्या लिख रहा है मेरे दोस्तों, कि इसमें संगठन के चार्टों का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। चार्ट का मतलब संगठन का ढांचा बना के दिखाया था ना, कैसा होता है ऐसा। एक कंपनी का ऐसा होता है पूरा डिपार्टमेंट, ठीक है ना। एक कंपनी का डिपार्टमेंट पूरा का पूरा कैसा होता है, इस तरीके से बना होता है एक कंपनी में, ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं इसके अंदर, अपने अलग अलग से लोग हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोला कि इसके अंदर चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, चार्ट खाने वाला नहीं, ठीक है ना। इसमें सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, यहाँ पर सब एकता के साथ, है ना। यहाँ पर देखो यूनिटी ऑफ कमांड है। अब यहाँ पर क्या है, कंपनी के नियम कानून का पालन करना, सब मिल के काम करेंगे। सब काम कर क्यों रहे हैं सर, जो कंपनी का गोल है, जो संगठनात्मक उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए तो यहाँ पे सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे संगठन में मिश्रित प्रणालियों, आदेशों, नीतियों और नियमों, पद्धतियों एवं संचार व्यवस्था के अधीन कार्य होता है। मतलब यहाँ पर ना सब कुछ नियम कानून से, एकदम पॉलिसी से, मान लो कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी का रूल है, कंपनी का रूल है कि यहाँ पर धूम्रपान स्मोकिंग नहीं करनी है, तुम नहीं कर सकते। कंपनी का रूल है कि तुम्हें 2 बजे से 2:45 तक का ही लंच करना है, उससे ज़्यादा देर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सब के अंतर्गत इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पे सारा काम होता है, ठीक है। अब आ रहा है अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक मतलब ना ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फॉर्म्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन दी विल, एम्प्लॉय के अपनी इच्छा पर निर्भर है। जैसे तुम सोचो, तुम किसी कंपनी में गए, ठीक है ना। तुम किसी कंपनी में गए, एक तो आप जहां काम कर रहे हो, जो आपका बॉस होगा, जो आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, उनसे तो आपकी एक अलग दोस्ती होगी, क्योंकि काम करना है तो उनसे बात तो करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है शकल नहीं पसंद तो बात नहीं करेंगे, बात तो मजबूरन नहीं करना, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है ना, कि मान लो आप गए, आपको आपकी ही कॉलेज और स्कूल के 10 बंदे मिल गए, 10 लोग मिल गए, ठीक है ना। 10 लोग आपको मिल गए, तो अब आपकी दोस्ती हो जाएगी। क्यों यार, ये तो मेरा अपना है, मेरे कॉलेज का, भले कॉलेज में दोस्त नहीं था लेकिन मेरे कॉलेज में था ना, बात होने लगेगा। तो ये जो है ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन जो है ना, ये स्वेच्छा, खुद की इच्छा पर, आपको जो व्यक्ति पसंद आएगा आप केवल उसी से बाद में बात करोगे, ऑफिस के बाद में, ठीक है। तो ये कर्मचारी की स्वेच्छा पर होता है, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ विल, ठीक है। जो है ना एम्प्लॉय के विल पर बनता है, ठीक है। वो अपने आप बन जाता है, ऑटोमेटिकली बनता है, इसको कोई बनाता नहीं है, ठीक है। इसका स्वतः निर्माण होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको जो व्यक्ति पसंद आएगा, आपको जो इंसान पसंद आएगा, आप उससे बातें करोगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक। तो देखो यह क्या है, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के ठीक विपरीत यानी कि उल्टा है। संस्था में औपचारिक रूप से कार्य करते हुए व्यक्तियों के मध्य जब अनौपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाए, तो इन संबंधों के कारण अनौपचारिक संगठन का जन्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपल बात, ये फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ, सर किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपको जिससे इंटरेस्ट है आप उसी से केवल केवल बात करोगे, ठीक है। ये कौन सा है सर, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, समझ में आया बात। ये आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है, अनौपचारिक संगठन जो है व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों का ऐसा जाल है जिसे स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक संगठन की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब आपको अनौपचारिक संगठन बनाने के लिए किसी औपचारिक संगठन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका तो कहीं भी बन जाएगा। आप मेट्रो में चल रहे हो, आपको कोई मिल गया है, भाई कैसे हो, मेरे इस कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक हो ना, अचानक से ए कैसे हो, याद है, ऐसे है ना। तो ये चीज हो जाता है। इस तरह अनौपचारिक संगठन मानवीय अंतर क्रियाओं, है ना, मानवीय अंतर क्रियाओं का वह समूह है जो स्वतः स्वाभाविक तौर से, यानी कि खुद से और लंबे समय तक, ठीक है, साथ रहने से उत्पन्न होता है। अनौपचारिक संगठन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित होते हैं, ठीक है। मतलब देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है, आप किसी के साथ 4-5 साल से काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाएगी। 2 साल से काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाएगी, है ना। तो ये जो फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय के विल पे होता है, ऑटोमेटिकली होता है, या फिर आप किसी के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन में वर्क कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा, ठीक है, ये चीज, ठीक। अब इसका बोल रहा है कि अनौपचारिक संगठन प्रकार के लाभ, ठीक है। तो अनौपचारिक संगठन प्रकार के जो लाभ बोल रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, अनौपचारिक संगठन प्रकार के जो लाभ बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है लाभ यहाँ पर आपको, यहाँ पर लाभ बोल रहा है कि इसका निर्माण स्वतः एवं अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली बनता है,
ठीक है, खुद से बन जाता है। ये सामाजिक संगठन होते हैं जिनकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब देखो जाहिर सी बात है, आप कहीं काम करोगे, आपका कोई दोस्त ही नहीं होगा, आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, है ना यार, कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगेगा ये चीज। ठीक है, दोस्त होगा तो थोड़ा बातचीत होगा, हंसी मजाक होगा, माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है, अनौपचारिक संगठन का निर्माण सामाजिक समूहों के रीति रिवाजों, धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों, स्वभावों, विचारों और पारस्परिक संबंधों, आदतों तथा लंबे समय तक आपस में मिलते जुलते रहने के कारण होता है। अब जाहिर सी बात है, आप बंगाली बोलते हो, सामने वाला बंगाली बोलते हो, ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाएगा। आप पंजाबी हो, सामने वाला पंजाबी, ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाएगा, है ना। या फिर आप, होता है ना सिंपल यार, हमें कोई हमारे जैसा लगता है जिससे हमारी वाइब मैच हो जाती है तो हम उसको दोस्त बना लेते हैं। ठीक है, तो वही है, अनौपचारिक संगठन संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग है। ठीक है, तो अनौपचारिक संगठन जो है ना, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट है। ठीक है, इनके अपने नियम, प्रणाली, पद्धतियां एवं परंपराएं होती हैं जिनके ये पालन करते हैं। ठीक है, किंतु ये नियम, पद्धतियां एवं परंपराएं लिखित नहीं होती, किंतु फिर भी इनका पालन होता है। मतलब अब देखो जाहिर सी बात है, तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया अपने दोस्त लोग के साथ, ठीक है, और उसमें तुम डेली इसमें रील शेयर करना है वरना तुमको निकाल दिया जाएगा। तो सब निकलने के डर से डेली डेली रील भेजते हैं ना, तो ये उसी की बात कर रहा है कि इसका अपना रूल सब होता है। ठीक है, जिसका पालन होता है। अब ये सब लिखित नहीं है बट फिर भी लोग मानते हैं क्योंकि दोस्ती बना के रखनी है। ठीक है, प्रबंध के सभी स्तरों पर अनौपचारिक संगठन विद्यमान है, हर स्तर पर है ये, और संगठन पदों की क्रमबद्धता में मुक्त होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? आपको अगर मेरी बात समझ में आई है, ठीक है, तो यहाँ तक आई मीन सॉरी, यहाँ तक आप एक बार रीड कीजिए, जब तक यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर। ठीक है, अंतरण, इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है ना, ये क्या है सर? ये है आपका अंतरण। ठीक है, ये है अंतरण, यानी कि इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है इसको हम लोग नाम देते हैं सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, समझते हैं। ठीक, एक प्रबंधक, देखो पहले इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, क्या नाम है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, चलो समझो। अब देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि अंतरण का मतलब क्या होता है। तुम सोचो कि एक कंपनी में जो उसका मालिक या जो उसका प्रबंधक, जो उसका मैनेजर है, क्या वो सारा काम अकेले कर लेगा? यानी कि ये जो रिलायंस, ये जो टाटा चल रही है, क्या ये अकेले रिलायंस को चलाने वाले मुकेश अंबानी जी हैं? तुम बोलोगे नहीं सर, और भी लोग हैं, है ना, और भी लोग हैं, बिल्कुल है, सामूहिक क्रिया बोलते तो है। ठीक है, तो देखो सारा काम जो है ना कंपनी का, एक ही व्यक्ति केवल नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, जब विभाग बनाए गए तो विभाग पर कुछ पावर दिया गया। ठीक है, तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है ना, आपको कुछ ताकत अपने से नीचे वालों को देनी पड़ती है, बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि आप अगर ये काम नहीं करोगे ना, तो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब तुम एक बार एग्जाम्पल सोचो, तुमने कोई एक कंपनी खोली, ठीक है ना, कपड़ा का एक दुकान खोला छोटा सा। पहले शुरू में छोटी थी, जब वो दुकान बड़ी होते गई, 2-3 फ्लोर हो गया। ठीक है, अब कोई जाहिर सी बात है, अब कोई भी कस्टमर आता है डिस्काउंट मांगता है। कस्टमर आके जब भी एम्प्लॉय से डिस्काउंट मांगता है, वो बोलता है रुको मुझे सर से पूछना होगा। तुम जाके पूछो, मतलब तुम्हारा एम्प्लॉय आके पूछा है सर डिस्काउंट दे दें, एक आया चलो दे दो कोई बात नहीं, दूसरा आया सर डिस्काउंट दे दे, तुम बोलोगे दे दो कोई बात नहीं, तीसरा आया सर दे दे डिस्काउंट, दे दो, दे दो, दे दो, अरे दो ना यार, क्यों दिमाग खराब करते हो बार बार। में से तुम लोग जाओ अपने हिसाब से इतना डिस्काउंट दे देना, तुम चिढ़े जाओगे। जाहिर सी बात है, मतलब क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे हर बार आके एक ही चीज मेरे से पूछ रहा है, खुद का दिमाग नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर प्रबंधक सारा काम खुद करने जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? इफ ही वॉन्ट्स टू डू एवरीथिंग देन ही विल एंड अप विथ नथिंग। ठीक है, अगर मैनेजर सब कुछ करने जाएगा तो वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो अपने मेन मुख्य कार्यों पर अच्छे से ध्यान दे पाए, उस काम को अच्छे तरीके से पूरा कर पाए, इस चीज के लिए वो अधिकारों को, ठीक है, अथॉरिटी कुछ ताकत अपने स्तर, नीचे वाले स्तरों को भी देता है। ठीक है, कि चलो ये काम तुम खुद कर लो। ठीक है, तो ये वही है। तो देखो क्या बोल रहा है,
एक प्रबंधक चाहे वह कितना ही सक्षम हो लेकिन फिर भी सभी कार्यों का निष्पादन वह स्वयं नहीं कर सकता। ठीक है, काम का आकार उसे स्वयं पूरा करने में अक्षम बना देता है। परिणाम स्वरूप उसे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उद्देश्यों के केंद्रीकृत करने के लिए तथा आश्वासित करने के लिए कि कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा, उसे क्या करना पड़ता है? अधिकारी को अंतरण निश्चित करना चाहिए। ठीक है, अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अपना कर प्रबंधक अपने कार्य को इस प्रकार विभाजित करता है। ठीक है, जिससे जिससे क्या, जिससे वह संपूर्ण कार्य के केवल उस भाग का निष्पादन करे जिसे वह स्वयं ही संगठन में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। ठीक है, और इस प्रकार वह विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आम लोगों को सहायता प्राप्त करता है। मतलब समझो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेसर। ठीक है, डेलीगेशन, अब एक बार पहले जो बॉक्स बना है ना, पहले आप उसको एक बार रीड कीजिए। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है एक ऐसा प्रोसेस है, समझो मेरी बात को पहले। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मैनेजर, ठीक है, मैनेजर शेयर सम ऑफ द अथॉरिटीज विद सबऑर्डिनेट। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज का मतलब, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब व्हेन मैनेजर्स when manager shares some of the authority to subordinate। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जब प्रबंधक अपने कार्य का, ठीक है ना, अपना कुछ अधिकार अपने कर्मचारियों में बांटता है। ठीक है, ठीक है, देखो, अंतरण को अगर और शॉर्ट करके लिखना चाहोगे तो अंतरण को तुम ये कह सकते हो कि अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, अंतरण जो है, या फिर ये लिखो जब, ठीक है, जब प्रबंधक, ठीक है, अपने अधिकार, ठीक है, कर्मचारियों बांटता है। ठीक है, क्यों? इससे क्या होता है? इससे मैनेजर अपने मेन काम पर फोकस कर पाएगा। ठीक है, क्यों? फॉर फोकसिंग, क्या लिखोगे? बाय डूइंग दिस, बाय डूइंग दिस, ये करके, ठीक है, मैनेजर्स ऑन देयर कोर वर्क। ठीक है, यानी कि वो अपने मेन काम पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, यह करके प्रबंधक अपने मुख्य कार्य पर, ठीक है, अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ये क्यों किया जाता है कि वो अपने मेन काम पर जो है फोकस
कर सके। समझ में आई? हाँ, अब देखो, तो यहाँ पर पूरा वही बोल रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब, ठीक है ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब आपको ये बात मेरी समझ में आ गई। तो देखो क्या कहता है कि यह एक प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य या उत्तरदायित्व सौंपने को संबोधित करता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये तीन है, ठीक है। ये जो है यानी कि इसका मतलब है एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन, ठीक है ना। ये जो है, ये इसको भारापन भी बोलते हैं। ये जो है ना, इसका मतलब है, ठीक है, कि इनके बिना नहीं बन सकता है, ठीक। ये जो है इसका मतलब कि ये तत्व है, इनको मिला करके, ठीक है, इनसे मिलकर, ठीक है, ये बनता है। तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व का मतलब अगर तुम इनको जोड़ोगे ना, तभी जा करके डेलीगेशन हो पाएगा, ठीक है ना। इनको जोड़कर, ठीक है, इनको जोड़ के ही आप डेलीगेशन यानी कि अधिकार का भारापन कर सकते हो। इनसे मिला करके बनता है, ठीक है। अब ये तीन तत्व हैं, अधिकार, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है ना, देखो, अधिकार का मतलब होता है जब कंपनी में, ठीक है, जब संगठन में आपको संगठनात्मक निर्णय लेने का कुछ पावर है, ठीक है, आपके पास अधिकार है कि आप संगठन से जुड़ी कोई भी निर्णय ले सकते हो। मतलब जैसे कंपनी में, ठीक है, आप मान लो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हो, यानी कि वित्त विभाग में। अब मार्केटिंग करने के लिए दूसरे विभाग को पैसा चाहिए, वो आपसे आके पैसा मांग रहा कि हमें फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रचार वचार करने के लिए थोड़े पैसे दो। आप उनको पैसा नहीं दे सकते हो, तो इसका मतलब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर आप देते तो इसका मतलब आप पे अधिकार था कि ठीक है, हम दे सकते हैं, ठीक है ना। आप ये किससे पूछोगे? अपने फाइनेंस मैनेजर से, है ना, वित्त विभाग प्रबंधक से पूछोगे कि क्या हम उसको पैसा दे सकते हैं, वो आपको बताएगा, फिर आप उसको पैसे दोगे, है ना। तो अधिकार किसके पास है? उसके पास है कि हाँ, उसको पैसा देना है या नहीं देना है, ये वो व्यक्ति यानी कि वित्तीय प्रबंधक यानी कि फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा। तो अथॉरिटी का मतलब होता है, यानी कि सर, अधिकार का मतलब होता है कि संगठन से जुड़ा कोई किसी भी प्रकार का आप निर्णय ले सकते हो या नहीं, ठीक है। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? अथॉरिटी मीन्स राइट्स और पावर टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि बहुत सा कंपनी में आपके पास पावर है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को यूज कर पाओ और मैनेजमेंट के डिसीजन को ले सको, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? यानी कि उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब होता है ना मेरे दोस्त, कि आपको, ठीक है, आपको काम क्या दिया गया है, को काम क्या दिया गया है, आपको किस काम के प्रति आप उत्तरदायित्व हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो ना, जाहिर सी बात है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अथॉरिटी का ही आउटकम है, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन टू डू द टास्क इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। आपको जो भी काम दिया गया है वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस काम को बेहतरीन तरीके से करो। अगर आपको उत्पादन का कार्य दिया गया है तो आप उसको कम लागत और सही समय पर, यानी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करते हुए आप प्रोडक्शन करो, उत्पादन करो, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है। तो और इसका मतलब क्या होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी का? ऑब्लिगेशन टू डू टू अरे यार ऑब्लिगेशन टू डू द टास्क इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। और जवाबदेही का मतलब होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको किसके प्रति आप जवाबदेह हो। आप मतलब अपना काम करें, आपका काम हुआ या नहीं हुआ, इसके प्रति आप ही जवाबदेह रहोगे, ठीक है ना। चलो, अब ये अथॉरिटी जो है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ध्यान रखिएगा। इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है, टॉप लेवल से लोअर लेवल। ये जो है ना, ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे होता है, ठीक है ना। ये ऐसे होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों डाउनवर्ड की तरफ फ्लो करता है, ये अकेले ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। चलिए, समझ गए मेरे हिसाब से आप। तो डेलीगेशन आप समझे ना। आप देखो अथॉरिटी क्या है, तो अथॉरिटी का मतलब है राइट्स एंड पावर टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। मैं बगल में ही लिख देता हूँ, राइट्स और पावर टू टेक, ठीक है। और टेक वेरियस मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैनेजरियल डिसीजन मैंने यही लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास वो पावर है
क्या मैनेजमेंट के डिसीजन में भाग ले सको। ठीक है, यह किसी व्यक्ति का स्वत्व है कि वह अपने अधीनस्थों को आदेश दे और अपने पद के दायरे में कार्यवाही करे। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू डू द टास्क इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी कि जो काम आपको दिया गया है, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू डू द टास्क इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, टू डू द टास्क इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, समझे, यानी कि ये होता है कि जो भी काम आपको दिया गया है, जो भी काम आपको दिया गया है, आप उस काम को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करो, ये आपकी ड्यूटी है। ये किसी व्यक्ति, पद या नौकरी को कार्य सौंपने तथा सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के दायित्व को संबोधित करता है। ठीक है, और जवाबदेही, ठीक है, जवाबदेही का मतलब होता है कि आप किसके प्रति अकाउंटेबल हो। ठीक है, मतलब आप किसको जवाब दोगे। ठीक है ना, आप किसको क्या दोगे, आप किसको जवाब दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, आप मेरी बात को समझ रहे हो। इट सिंपली मीन्स आंसर एबिलिटी। ठीक है ना, इसका मतलब होता है आंसर एबिलिटी। ठीक है, कि आप किसको जवाब दोगे। ठीक है, मतलब यह अधीनस्थ का अपने वरिष्ठ को प्रति सौंपे कार्य के परिणाम के लिए जवाबदेही है कि मेरा काम हुआ या मेरा काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये बताना। ठीक है, अब देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना, वो मैनेजर का होता है, समझना। ठीक है, यानी कि मान लो, ठीक है, देखो समझो, पहले तो यहाँ आपको उसका इम्पोर्टेंस बता रहा है। ठीक है, आपको जो है उसका इम्पोर्टेंस बता रहा है। ठीक, चलिए, ठीक है, समझो मेरी बात को। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना अथॉरिटी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा। ठीक है, ये जो है अथॉरिटी, देखो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, तो ये जो है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि टॉप से लोअर में आता है, तो ये नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, इसका बहाव जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। उत्तरदायित्व तो भी ऊपर वाला नीचे को देगा, तो टॉप लोअर को देगा। ऐसे ये जो है ना, आप लोअर लेवल टॉप लेवल को बताएगा। ठीक है, तो आप जवाब किसको दोगे, ऊपर वाले को दोगे, है ना, जो मेरे ऊपर बैठा हम उसी को जवाब देंगे। तो ये दोनों का जो है फ्लो डाउनवर्ड होता है, इसका अकेले का फ्लो अपवर्ड होता है, ये आपको बड़े ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का प्रवाह जो है क्या है, वो आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। चलिए, मतलब आपको इसका प्रवाह याद रखना है। ठीक है ना, इसका आपको प्रवाह मेरे भाई प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये चीज आपको बोल रहा हूँ, इसलिए मैं हट गया। चलो, अब इसका इंपॉर्टेंस बता रहा है। ठीक है, कि ये क्यों करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होता है, मतलब अब क्या होगा, अगर काम बांट दिया गया है तो सारा कुछ मैनेजर को नहीं देखना है। ठीक है, मैनेजर अपने मेन काम यानी कि कोर एक्टिविटी पर फोकस कर सकता है, उसका जो मुख्य कार्य है वो उस पर ध्यान देगा। ठीक है, कि कंपनी क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही, कंपनी को क्यों इतना लॉस हो रहा है, कंपनी को और क्या करना चाहिए, तो वो कंपनी के मुख्य कार्यों पर ध्यान दे सकता है। ठीक है, तो इससे प्रभावी प्रबंधन होगा। कर्मचारियों के विकास की सुविधा प्रदान करना, मतलब हेल्प्स इन, मतलब कि जो इम्प्लॉय है ना, अब देखो तुम सोचो, ठीक है, कि जब एम्प्लॉय को ऊपर काम ज्यादा ज्यादा मिलने लगेगा, ठीक है, तो वो काम करते करते नई चीजें सीखेगा। अब देखो जब तक तुम, ठीक है, जब तक तुम साइकिल चलाना नहीं सीखे थे तब तक तुमको नहीं आया, मतलब जब तक तुम साइकिल से नहीं गिरे तुमको साइकिल चलाना नहीं आया, नहीं आया ना। क्यों, तुम जब एक दो बार चलाए तुमको समझ में आया, तब तुम जाने कि हाँ इस तरीके से चलाना है। तो वैसे ही इनका भी तो है ना, जब तक वो भारी काम, जब तक वो मुश्किल काम, जब तक वो वैसी परिस्थिति में आएंगे नहीं कि उनको उस परिस्थिति में क्या करना है, तब तक वो जानेंगे कैसे कि मुश्किल परिस्थिति में कंपनी में हमें कैसे काम करना है। तो इसीलिए क्या होता है कि उनका भी विकास होता है कि वो नई नई चीज़ है, क्योंकि अब उनको मुश्किल मुश्किल काम, अभी तक तो हमेशा एबीसीडी पढ़ते तो एबीसीडी याद रहता, अब वो ऊपर का पढ़ेंगे तो उनको ऊपर की चीज़ें आएंगी, उनका विकास होगा। ठीक है, उनका डेवलपमेंट होगा। कर्मचारियों को अभी प्रेरित करने में मदद करता है, हेल्प्स इन, ठीक है, ये मोटिवेट करने में, ठीक है, हेल्प्स इन मोटिवेट
ठीक है, मोटिवेट करता है लोगों को कैसे। अब मान लो ऊपर वाले व्यक्ति ने, ठीक है, ऊपर वाले व्यक्ति ने आपको कोई काम दिया, ठीक है, अब आपको कोई काम दिया तो सोचो आप एक बार बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब आपको ऊपर से कोई काम मिला तो यार ऊपर का काम है बहुत, मतलब ऊपर वाले व्यक्ति जो मेरा अधिकारी है, जो मेरा मैनेजर है, उसने मुझे ये काम करने दिया यार, उसने कुछ तो मेरे में देखा होगा ना। अब मैं अच्छा काम कर रहा इसीलिए तो मैं अब और अच्छा काम करूंगा, मुझे एक मोटिवेशन आएगा, ठीक है, ये चीज। अब आता है आपका फिर संगठनात्मक विकास की सुविधा प्रदान करना, इससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कैसे देखो, सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब देखो क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है कि देखो अब सब लोग नया नया काम, मुश्किल मुश्किल काम, ठीक है, नया नया काम सीख रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि उनको ये पता लगता है कि ठीक है अब सारे लोग अच्छा काम करने लगे, क्योंकि हर किसी को हर काम आ चुका है ऑलमोस्ट। मतलब पहले जो ABCD पढ़ रहा था अब उसको भी मैथ आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब जब सारे लोग को पता है मुझे क्या काम करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें पता है, तो सारा काम अच्छे से समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ चलेगा, तो संगठन भी इससे अच्छे तरीके से बढ़ेगी, ठीक है ना। प्रबंधन का पदानुक्रम का आधार बेहतर समन्वय, बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि देखो सबको पता है क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बेहतर होता है, डन। और प्रबंधकों के कार्यभार में कर्मी, ठीक है, रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट ने अपना कुछ काम अपने नीचे वाले लोगों को दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो अपने, मैंने पहले ही बोला ना कि वो क्यों करता है ये काम, क्योंकि वो अपने मुख्य कार्यों पर फोकस कर पाए, उसका जो मेन काम है ना वो उस चीज पर ध्यान दे पाए, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये बोल रहा पदानुक्रम का आधार, समझो। अब मेरी इस चीज को समझना, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा अब आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। इसको समझने के पहले आप ये चीज समझो कि इन दोनों में ना प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में जो है प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, किसमें, इसमें, ठीक है, ठीक है। वो समझने के पहले ये समझना जरूरी है। There should be proper balance between authority and responsibility. Proper बैलेंस, ठीक है, किसमें, तो सर ध्यान रखना इन दोनों की बात करा, अधिकार और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि देखो जब तुमको काम मिल जाएगा, ठीक है, तुमको काम करने की काम ड्यूटी दे दी गई, ठीक है। अब वित्तीय प्रबंधक सौंप दिया जाता है कि तुम देखो इसमें इसमें क्या करना है, ठीक है ना, तुम समझो। लेकिन उसको ये ऑर्डर अगर ऊपर से यही नहीं मिलता कि तुम लोगों जब तुमसे पैसा मांगने आए, ठीक है, तो तुम उनको पैसा भी दे सकते हो, तो वो क्या ये काम कर पाता, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको विभागीय प्रबंधक, डिपार्टमेंटल हेड तो बना दिया, फाइनेंस मैनेजर, वित्तीय प्रबंधक तो बना दिया, लेकिन उसको वो ताकत नहीं दी जिससे वो लोगों के विभाग में मदद कर सके, कंपनी को चलाने में मदद कर सके, ठीक है। तो वो काम पूरा नहीं कर पाता, काम ढंग से नहीं कर पाता, ठीक। अब सोचो विभागीय प्रबंधक उसको नहीं बनाया, लेकिन उसको ये पावर दे दिया कि तुम वित्त विभाग में से पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो पैसा शायद से बेकार कर देता है ना, कहीं भी खर्चा कर देता अगर उसको काम नहीं मिलता। तो उसको काम देना और काम का अधिकार दोनों देना बहुत जरूरी है, ठीक है। कार्य और कार्य के साथ कार्य से जुड़ा अधिकार है ना, वर्क और वर्क रिलेटेड अथॉरिटी एक एम्प्लॉय या फिर किसी को भी देना बहुत जरूरी होता है, वरना वो काम खराब कर देगा, ठीक है, ये चीज। तो आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई। अब आप आगे देखोगे तो आगे आपको क्या बोलता है, ठीक है, अब आपको आगे ये क्या बता रहा है, चलिए। लास्ट ये है, तो देखो अब क्या बोल रहा है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की, ठीक है ना। तो ये हिरार्की मतलब होता है सीक्वेंस, पदानुक्रम, ठीक है ना, सीक्वेंस। अब देखो अब ये जाहिर सी बात है,
ऊपर वाला व्यक्ति ही नीचे वाले को ऑर्डर देगा, अधिकार देगा। नीचे वाला तो ऊपर वाले को ऑर्डर नहीं दे सकता, ना अधिकार देगा। पावर किसके पास, पावर कौन बांट सकता है? जिसके पास पावर है वही देगा ना। तो ऊपर वाले के पावर है, वो नीचे वाले को दे रहा है। तो इसी से कंपनी का एक सीक्वेंस बनता है कि कंपनी कितना बड़ा है, ठीक है ना। अब जैसे कि तुम देखो, जाहिर सी बात है, ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम आपके लिए बना कर दिया था, इसी से पता चल रहा था ना, ये इसको पावर देगा, है ना, और ये इसको जाके अपने काम की रिपोर्टिंग करेगा। तो इसी से कंपनी का निर्माण हो रहा, संगठन का ढांचा तैयार हो रहा है, ठीक है। यानी कि हिरार्की का मतलब सीक्वेंस बन रहा कि ये इसके ऊपर है, इसके नीचे ये है, इसके ऊपर कौन है, तो इसके ऊपर सर टॉप मैनेजमेंट है ना। पता चल रहा है ना। यानी कि पदानुक्रम है, कि एक पद का अनुक्रम है, ये जो है इसके नीचे है, ये जो है इसके नीचे है ना। तो इसी से पदानुक्रम बनता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की, ठीक है। अब आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, अब समझो यहाँ पर, ठीक है, अब समझो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो, समझाता हूँ तुमको, ठीक है। मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है। अब ये अपने लोगों को ना कोई छूट नहीं दे रहा, मतलब ये सीधे बोलता है तुमको जो भी करना है ना, तुमको जो भी संगठन में करना है, ठीक है। ऐसे टीम बना के रखा हुआ ये अपना, ये जो है अपना टीम कुछ इस प्रकार बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये जो है अपना टीम कुछ इस प्रकार का बना के रखे हुए हैं, ठीक है। और ये बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है भाई, ठीक है, तुम अपने मन से कुछ नहीं करोगे। जितने लोगों को भी जो भी काम करना है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, सबको मेरे से आ करके बार बार पूछना पड़ेगा। तुम अपने मन से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम अपने मन से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब अगर इनको डिस्काउंट भी देना है तो ये भी इसके पास जाएंगे, ये भी इसके पास ही जाएंगे। मतलब देखो, किसी को कोई पावर नहीं दे रखा है, ठीक है। निर्णय लेने का सारा अधिकार केवल अपने पास रखा है, ठीक है। एक जगह पर केंद्रित करके रखे हुए हैं, ठीक है। क्या करके रखे हुए? केंद्रित। इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण। इसी को हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर में होता है ना, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, या कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर केवल एक जगह पे है, ठीक है। निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल इसको है, और कोई निर्णय नहीं ले सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग केंद्रीकरण बोलते हैं, कि निर्णय लेने का अधिकार एक जगह पर केंद्रित है, एक जगह पर थमा हुआ है, ऐसे बांध के रखे हुए हैं। ये कब होता है? जब कंपनी, जब संगठन छोटा होता है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है, स्मॉल होता है, तब इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ गए क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कि ऊपर वाला टॉप लेवल अपने पावर को बांटना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। ठीक है, टॉप लेवल अपने पावर को बांटना ही नहीं चाह रहा है, समझे, इसको बोलते हैं, ठीक। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन दूसरा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है फिर? देखो, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ना, जब ऊपर वाला व्यक्ति, ठीक है, जब टॉप लेवल अपने पावर को बांट दे, ठीक है। व्हेन मैनेजर, जब ऊपर वाला, ठीक है, अलग अलग स्तर पे लोगों को, ठीक है, पावर बांट दे। मतलब ये जो मैंने यहाँ ड्राइंग बनाई थी, अब ठीक ऐसा हो जाए, ठीक है। अब जो है ठीक ऐसा ना हो करके, अब ठीक ऐसा ना हो करके ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? तो जैसा चाहते थे वैसा हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये सब हट जा, अरे अरे, ये सब हट जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये बोलता है, ये इसने इसको कुछ शक्ति दे दी, तुमको जो करना है करो, ठीक है। अब ये इनको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। यानी कि देखो, इसने क्या किया, पावर को अलग अलग स्तर पे बांट दिया, है ना।
निर्णय लेने के अधिकार को अलग अलग स्तर पे बांट दिया, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एट वेरियस लेवल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट वेरियस लेवल। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट वेरियस लेवल। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर एट वेरियस लेवल। ठीक है, तो देखो हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका में महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, हर वह कदम जो इसको घटाता है वो केंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, यदि निर्णय लेने का अधिकार केवल उच्च स्तरीय प्रबंधक को ही होता है तो वो संस्थान केंद्रीकृत कहलाता है। ठीक है, यदि अधिकार अंतरित कर दिया जाता है तो विकेंद्रीकरण, यानी कि बांट दिया जाता है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब उसका कुछ महत्व बोल रहा है। ठीक है, कि उसका क्या है, तो इससे क्या होता है, निर्णय यानी कि क्विक डिसीजन बनता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जल्दी होता है, मतलब क्योंकि पावर बांटा हुआ है तो अब बार बार आपको जाके कोई आपसे आके कोई पूछेगा नहीं क्या करना है, सबके पास पावर है, अपने हिसाब से काम चलेगा। ठीक है ना, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, अपने हिसाब से सब निर्णय लेंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, शीघ्र निर्णय लेने से प्रबंध की भार में कमी आती है। ठीक है, रिडक्शन इन वर्कलोड, मतलब अब देखो क्या है कि अब जल्दी जल्दी निर्णय सबको पता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या काम नहीं करना है, हर किसी को ये चीज़ पता है। ठीक है, और जब उसको पता है तो इससे क्या होगा कि संगठन में एक जगह पे काम इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, वर्कलोड कम होगा। ठीक है, वर्कलोड रिडक्शन, कार्यभार कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा काम का भार नहीं रहेगा, और विकेंद्रीकरण से पहल शक्ति का विकास होता है। ठीक है, डेवलप्स इनिशिएटिव, ये जो होता है ना, देखो अब सब किसी के पास पावर है, हर एक एम्प्लॉय मतलब कुछ स्तर पे बांटा गया है। ठीक है ना, हर एक लेवल पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो अब हर कोई अपने हिसाब से काम कर सकता है, तो ये ना इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब अब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति अब कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से डिसीजन लेके काम चालू कर सकता है। ठीक है, मतलब देखो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, जैसे काम करना है, ठीक है, लेकिन जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आया हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अभी तो पावर बटा हुआ है, तो अब क्या है, चलो ऊपर से ऑर्डर आने की जरूरत नहीं, हम लोग काम चालू कर देते हैं। ठीक है ना, तो यही होता है इनिशिएटिव कि आप काम स्टार्ट कर सकते हो। विकेंद्रीकरण से उन्नति तथा उत्तम नियंत्रण संभव हो पाता है। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग होती है। क्यों, देखो समझाता हूँ इफेक्टिव कंट्रोलिंग कैसे होती है। ठीक है, मतलब कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, जैसा तुम काम चाहते हो वैसा ही हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है मेरे दोस्त, कि इसने इसको काम दिया, ठीक है, इसने इसको पावर दी, इसने इसको पावर दी, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई काम खराब हुआ तो ये इससे पूछेगा, ये इससे पूछेगा, है ना, तो जहां पर गलती हो रही है इसको पकड़ पाना क्या हो पाएगा, फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, यहाँ तक आपको चीजें जो है मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये आप एक बार खुद रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये आप एक बार खुद रीड कर लीजिएगा, ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, रीड कर लोगे ना ये खुद से, बोलो इन दोनों में अंतर क्या होता है। चलो मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है, मैं ही तुम्हें ये रीड करवा देता हूँ, आ जाओ। देखो किसमें भारापन और विकेंद्रीकरण में अर्थ है, प्रकृति है और कार्य क्षेत्र। अगर आपको एग्जाम में देगा तो आपको भी इसी तरीके से ही लिखना है। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ तुमको एक एक चीज अच्छे तरीके से। ठीक, देखो क्या बोल रहा, भारापन जो है ना, भारापन केवल उच्च स्तर पर शक्तियों या अधिकारों के संचयन को संबोधित करता है, मतलब ये केवल टॉप लेवल का होता है। ठीक है ना, ये प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है, अभी जस्ट बताया प्रत्येक स्तर, है ना, प्रत्येक स्तर पर शक्तियों व अधिकारियों को समान वितरण को संबोधित करता है। ठीक, इसकी प्रकृति यह एक क्या है, अनिवार्य कार्य है, एमसीक्यू में पूछता है, यह एक वैकल्पिक है। ठीक है ना, ये वैकल्पिक है। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंध, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सभी कामों को स्वयं नहीं कर सकता। ठीक है, अब उच्च स्तरीय प्रबंध के विवेकाधिकार पर, मतलब अगर
टॉप लेवल चाहेगा ना तो वो अपने नीचे वाले को काम दे सकता है, मतलब कुछ पावर बांट सकता है। नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं, अगर वो चाहेगा तो पावर वापस से दोबारा भी ले लेगा। ठीक है। कार्य क्षेत्र, तो इसका कार्य क्षेत्र सीमित है क्योंकि भारापन में केवल 2 दल ही शामिल है। ठीक है, यह वरिष्ठ और उसके तत्काल अधीनस्थों को तक ही सीमित है। मतलब यहाँ पे उसका सुपीरियर, नीचे सबॉर्डिनेट, इन्हीं दोनों से जुड़ा है। ये अलग अलग स्तर लेवल पे नहीं जाता है, और ये व्यापक है क्योंकि अलग अलग स्तर पे जाता है। ठीक है। कार्य क्षेत्र क्या है? व्यापक है क्योंकि इसमें प्रबंध के निम्नतम स्तर तक भारापन का विस्तार शामिल है। ठीक है, क्या बोलता है? वेरियस लेवल, तो ये अलग अलग लेवल तक जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका उपयोगिता, तो ये छोटे पैमाने और छोटे आकार की संस्थाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, मतलब छोटा बिजनेस है तभी ये काम करेगा, लेकिन जैसे कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो आपको ये करना पड़ता है। बड़े पैमाने और बड़े आकार की संस्थाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है। विभिन्न स्तरों पर अधिकार, तो उसमें होता है प्रत्येक स्तर पे अधिकार बांटा जाता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है। उच्च स्तरीय प्रबंध अधिकतम अधिकार को अपने पास बनाए रखता है। ठीक है। मध्य और निम्न स्तरीय जो है, मध्य और निम्न स्तरीय के पास अधिकार बहुत कम है। ठीक है। अधिकार प्रत्येक स्तर पर व्यवस्थित रूप से विभाजित है। अभी जस्ट बताइए कि हर लेवल पे पावर बांट देता है। ठीक है। इधर अधीनस्थों के पास कार्य की कम स्वतंत्रता होती है क्योंकि वे अपने वरिष्ठों को नजदीक निगरानी में है, क्योंकि ऊपर वाला नजर बनाए हुए कि ये कर क्या रहा है, तो इनको ज्यादा फ्री नहीं है कि अपने आप से काम करें, ये पूरे फ्री होते हैं। ठीक है। प्रबंधकों के पास कार्य की अधिक स्वतंत्रता होती है क्योंकि वे वरिष्ठ अधिकारियों की नजदीक निगरानी में नहीं है। ठीक है। और लास्ट, ठीक है, तो स्थिति तो कार्य को साझा करने के लिए भारापन की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है। नीति निर्णय का परिणाम है, मतलब देखो, काम को आसान करने के लिए भारापन किया जाता है, ये कंपनी की पॉलिसी में ही बनता है। ठीक है ना। अधिकार की अवधि, तो आवंटित कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकार अस्थायी रूप से दिया जाता है, थोड़े समय के लिए दिया जाता है। ठीक है। और ये जो है स्थायी रूप से दिया जाता है, मतलब अगर यहाँ पर इंसान ने, व्यक्ति ने काम खराब किया तो हो सकता है उससे पावर को वापस भी ले लिया जाएगा। यहाँ पर काम खराब हुआ तो पावर वापस लेने वाला बहुत कम ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ संगठन में हो जाता है। चलो आ जाओ, अब आपको मैंने संगठन के प्रकार जो पढ़ाए थे, ठीक है, इसमें ना आप इसका जो है आपके किताब में, ठीक है, आपके किताब में जो है 3, ठीक है, ध्यान रखोगे तो आपके किताब में इसका 3 लिमिटेशन यानी कि सीमाएं दे रखी हैं। ठीक है। इसमें जो होता है ना, औपचारिक संगठन में काम में देरी होती है। ठीक है, मतलब डिले इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में थोड़ी देरी हो जाती है। ठीक है। काम थोड़ा सा धीरे होता है क्योंकि सब कुछ नियम कानून से, अगर आपको कोई बात पूछनी है तो ABCD है ना, किसका सोपान श्रृंखला, क्या स्केलर चेन को फॉलो करता है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको किसी से पूछना है तो इसलिए काम में देरी होती है, डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, समझे मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये नियम कानून आप इसमें तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये जटिल यानी कि रिजिड होता है, तो इसका 3 आपको लिमिटेशन मिलेगा, मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है ना, इसकी सीमाएं मैं यहाँ पर तुम्हें लिख के दे देता हूँ, तुम इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, किसकी सीमाएं हैं, किसकी सीमाएं हैं। ठीक है। ठीक है, औपचारिक संगठन के। ठीक है। औपचारिक ठीक है। ठीक है। चलो, कौन कौन से हैं बाबू, तो 3 हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से, निर्णय में देरी, जटिल, ठीक है, और निर्णय में देरी, जटिल, और कार्य में जो है थोड़ा सा देरी होता है। ठीक है ना, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। चलो सबसे पहला लिखोगे क्या, आ,
हाँ, निर्णय लेने में देरी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि डिले इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्योंकि सोपान श्रृंखला का पालन होता है इसीलिए, ठीक है। फिर दूसरा, मानवीय संबंध स्थापित करना मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मानवीय संबंध स्थापित करना मुश्किल होता है, ठीक है, स्थापित करना, समझ पाना, ठीक है, कठिन होता है, ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप, डन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को समझ, क्योंकि काम से काम बातें होती है तो कोई एक दूसरे को समझ नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, और लास्ट आपका आता है जटिल, क्योंकि आप यहाँ पर नियम कानून को तोड़ नहीं सकते हो, जो है उसी का पालन करना है, तो ये थोड़ा रिजिड होता है, ठीक है, समझे। और इनफॉर्मल का जो है आप अपनी किताब से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, कि वहाँ पर वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव फोर्स होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव फोर्स से ये है वो है ऐसा करके, कि वहाँ पर ना अफवाहें बहुत आसानी से फैलती हैं, ठीक है। फिर वो स्वतः निर्मित होता है, वहाँ पर कुछ भी नियम कानून फिक्स नहीं होता है, मतलब नो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ भी ऐसा, ठीक है, सोपान श्रृंखला का पालन नहीं होता, नो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, तो इस चीज़ को आप रीड कीजिएगा, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा सर, आज हमने पूरा का पूरा सर संगठन समाप्त किया, ठीक है, संगठन आज जो है हमने पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, वो समाप्त किया, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग संगठन बोलते हैं, हमने आज पूरा वो समाप्त किया। होमवर्क में है, ठीक है, प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर, ठीक, एक बार मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, सब समझ में आया, ठीक है। चलिए प्लीज रिवाइज, सीधा सीधा लिख छोड़ो, इतना लिखना, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा आप इस चैप्टर को, तो मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, बहुत क्रिस्प फॉर्म में आपको मैंने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको खूब सारा प्यार दोगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, दिस साइड आई सिंह साइनिंग ऑफ, मैं चला, बाय बाय।